बच्चों यार, क्या कैसे होगा बताओ। देखो मैं आपको एक बात फिर बता देता हूँ, नहीं लिखोगे तो कितना भी पढ़ लो तुम, नहीं होगा सिलेक्शन। अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पढ़ने से कुछ नहीं होता। ज्ञान कभी कंप्लीट नहीं होता है। एक लिखना एक कला है, और वो जब तक लिखोगे तभी डेवलप होगी। आप ये बात गांठ बांध लेना। अगर आप नहीं लिख सकते तो बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे हिसाब से लिखना चाहिए। वो बात अलग है, आपकी मर्जी है, बट आप लिखोगे नहीं तो मैं तो बोल ही सकता हूँ आप लोगों से, तो बहुत मुश्किल है यूपीएससी में सिलेक्शन लेना। तो लिखिए प्लीज़, नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। तो लिखो जितना लिख सकते यार। देखो अरे जो आता है, जैसे आरटीआई के बारे में जो भी आता है ना, कई बार इंसान क्या बिना पढ़े बहुत अच्छा आंसर लिख देता है, इनोवेटिव टाइप का। आपको ओरिजिनल विचार आते हैं, पढ़ने के बाद तो आदमी का दिमाग क्या है, इधर उधर घूम जाता है। आपके विचार क्या मतलब वो सामने, आप ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल लिखो लिखो। अब मान लो आप समुद्र के बारे में लिखते हो, समुद्री पोल्यूशन का क्या कारण है, तो आपको पता है ना, आपने जितना देखा है टीवी में मूवी में, वो लिख सकते हो ना। जैसे तेल का फैलना, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन, ये तो कॉमन पॉइंट है, ये तो लिख ही सकते हो ना आप लोग। तो पढ़ो, पढ़ने से नहीं, आप जब तक आपकी थिंकिंग प्रोसेस नहीं बढ़ेगी, आप सोचोगे हम तो भैया पूरे याद करके लिखेंगे, तो मैं गारंटी 10 साल पढ़ लो, आप 10 साल में याद नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि डेली नई नई चीज़ आ रही है। तो प्लीज़ लिखिए, बिना लिखे नहीं हो पाएगा, प्लीज़। क्योंकि मैंने भुगता है ना भाई, मैंने इतना टाइम दिया यूपी, तो मुझे पता है मैंने गलतियाँ की, तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए मतलब। पर लिखना ठीक है। तो आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, मेरीन पॉल्यूशन और माइनिंग पॉल्यूशन। तो देखो मेरीन पॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, समुद्री पॉल्यूशन भी कहा जाता है। और थोड़ा देखो फास्ट पढ़ेंगे, मैं बीच बीच में बोलूँगा जब भी बोलना है, तो इतना क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, फटाफट सिलेबस थोड़ा सा। तो ठीक है, नॉर्मल चीज़ों में ज़्यादा डिस्कस करने की, कोई होगा इंपॉर्टेंट तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ओके सर। देखो मेरीन मेरीन पॉल्यूशन क्या है, समुद्री प्रदूषण। तो आपका जो पृथ्वी का 75% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है ना। यस सर। एग्जैक्ट कितना है, 75 है 71 है, 71 ही है ना। 71 पर। यस। तो देखो आपकी जो मानव का जो स्वास्थ्य है, पर्यावरण का जो पर्यावरण की जो कंडीशन है, मानव का कल्याण है, ये कहीं न कहीं समुद्र से जुड़ा हुआ है ना। अगर समुद्र मतलब 71% आपकी जो जितनी भी एक्टिविटी, मौसमी संबंधी गतिविधियां हैं, चाहे जैसे इसमें करंट चलती है, या आपके परिवहन के लिए हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी के लिए हो, कितना मतलब कितना चाहे आपके मतलब ऑक्सीजन के भंडार के रूप में हो, या कार्बन को अवशोषित करने के रूप में, कितना महत्व रखता है आपके लिए ओशियन। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ओशियन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बट नॉर्मली देखो आप, आपके लिए बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से महासागर बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन सिंक के हिसाब से महत्वपूर्ण है, परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, आपके मिनरल्स के लिए महत्वपूर्ण है, पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, आपके क्लाइमेट के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें रटने की ज़रूरत क्या, बताइए। आपको बस नॉर्मल नॉर्मल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो आराम से। तो आपकी पृथ्वी का जो हेल्थ है, मतलब आपके एनवायरनमेंट की स्थिति है, अब मानव का कल्याण है, ये कहीं न कहीं आपके महासागरों से जुड़ी हुई। अगर महासागरों की कंडीशन अच्छी रहेगी, महासागरों की स्थिति अच्छी रहेगी, महासागर स्वच्छ रहेंगे, तो मानव के लिए सस्टेन करना आसान रहेगा। अगर महासागर प्रदूषित होंगे, महासागरों की कंडीशन खराब होगी, तो मानव के लिए भी वो नुकसानदायक होगा। तो देखो महासागरों को जो आप नकार, मतलब महासागरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उससे देखो आपका ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, महासागरीय अम्लीकरण, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं,
और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मेरीन रिसोर्स, जो आपके समुद्री संसाधन है, मत्स्य पालन, मत्स्य है, तो आप अत्यधिक दोहन कर रहे हो। उससे क्या है, जो उनका जो ये संकटग्रस्त हो गया है, जो महासागरों का इकोसिस्टम है ना पूरा, वो किस श्रेणी में आ चुका है, संकटग्रस्त में। तो मेरीन पॉल्यूशन आल्सो नोन एज ओशियन पॉल्यूशन इज द स्प्रेडिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस सच एज ऑयल है, आपका प्लास्टिक है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट है, केमिकल पार्टिकल है, ये मानवीय जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इनके कारण वो महासागरों में जा रहे हैं, और उसी वजह से आपका महासागर प्रदूषित हो रहा है। तो देखो, आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, तो आपको अगर महासागरों के मतलब क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या क्या रीजन है, तो आप इनसे लिख सकते हो ना, दो पैराग्राफ से। आपको इतना पढ़ने की जरूरत क्या, बताइए। इन 2 पैराग्राफ के आधार पे आप एक आंसर लिख सकते हो ना अच्छा सा। Yes, sir. Yes, sir. बस इसमें सब कवर हो गया ना। तो फिर मैं यही कहता हूँ, इतना क्यों पढ़ते हो। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं के पॉइंट बनाओ, इन्हीं के, और इनको पढ़ के और अपना आंसर फ्रेमिंग करो, करंट की मैगजीन से उसको अपडेट कर दो, बस इतना ही करना है। जितना आप टाइम दो अपनी सब्जेक्ट में दो, और जीएस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अच्छे से पढ़ो मतलब। ठीक है ना। सर, इनकी वजह मुझे कौन और कौन से ऐसे क्या क्या कौन और कौन से ऐसे आपको मैंने पढ़ाया है, तो आप एनवायरनमेंट की क्लास में पढ़ा, बताओ आपने पढ़ा नहीं, मतलब मैं बता दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपने क्या पढ़ा बताओ। हम्म, बताओ। कल परसों ही पढ़ाया था मैंने, पीएच मान का पढ़ा आपने। देखो, 0 से 7 तक वो रहता है ना, वो क्या 0 से 7 तक पीएच मान रहता है, वो क्या रहता है, एसिडिफिक कहा जाता है ना उसको। और 7 से 14 होता है उसको, वो एल्कलाइन कहा जाता है ना। ठीक है, तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। सर? यस, पीएच की फुल फॉर्म बताई थी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना सिंक करेगा ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो जाएगी, तो उसमें क्या है, उसकी मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी ना। यस सर। तो हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी, तो उसकी एसिडिक हो जाएगा ना। यस सर। समझ आ गया। यस सर। तो देखो, मैंने 5 बार पढ़ा दी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आप पढ़ाई चीज़ को नहीं पढ़ते हो। तो ये यार, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, पर मैं भी पढ़ता हूँ आपकी बजाय, नौकरी भी करता हूँ, मेहनत करता हूँ। आप पढ़ाई हुई चीज़ को भूल जाते, मैं अपेक्षा करता हूँ आप उसको बताओ, ना कि मैं उसको बताऊँ। सही सर। देखो, ये चीज़ें आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा यार। यूपीएससी एग्जाम इतना आसान नहीं है, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत टफ है। तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो, प्लीज़। मैं चाहता हूँ मेरे से ज़्यादा मेहनत करें। मैं यार सुबह से लेकर शाम तक, कभी आपने मेरे चेहरे पर उदासी, कभी मैं रात के 12 बजे तक भी मेहनत करता हूँ, कितने बच्चों के आंसर शीट देखता हूँ, आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ ना सबको। फिर आप तो अकेले क्यों नहीं कर सकते, आप रैंक ला सकते हो यार, फर्स्ट रैंक ला सकते हो। तो मेहनत करिए यार, अच्छी बात मतलब। यस, बताइए, बोलिए। सर, इसमें इक्विवेलेंस का क्या हो सकता है? क्या 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 समझा नहीं मैं, आप क्या बोलना चाह रहे हो। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है ना, कि वहाँ क्या होता है, आपके पास जो ये आपके ये नाइट्रोजन यानी फास्फोरस की वजह से क्या होता है ना, ये जो एल्गी होती है ना, इसकी मात्रा बढ़ती है। एल्गी की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होता है ना, इसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो इसके डिकम्पोजिशन में लग जाता है। दूसरा क्या है, इसको पूरे जो परत है,
ऑक्सीजन की मात्रा तो इसके डिकम्पोजिशन में यूज होती है ना, एल्गी के रिन के। इसके बाद क्या होता है, पूरे आपके जो पानी की परत उस पर एल्गी, तो नीचे वो सूर्य का प्रकाश वगैरह वगैरह नहीं पहुंच पाता, जीव जंतु तो वैसे ही मर जाते हैं ना। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और कोई डाउट? Not sir, clear. ठीक, चलिए आगे बढ़े। Marine pollution, also known as ocean pollution, is the spreading of harmful substances such as oil, plastic, industrial, agriculture waste and chemical। देखो आपके इसमें ऑयल भी आ गए, प्लास्टिक आ गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गए, एग्रीकल्चर वेस्ट आ गए, केमिकल पार्टिकल आ गए। तो आपके 5 पॉइंट बन गए ना पूरे। तो ये अगर आप ये पीपीटी पढ़ के भी आप बना के या आप अपना आंसर लिख सकते हो आराम से, ठीक है। देखो मेरीन पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, लोग जाते हैं पर्यटन के रूप में घूमने और देखो क्या हालत करके आते हैं, मतलब बताइए। देख रखे आप भी घूमने जाते हो तो लोग मतलब कितना वो लापरवाह तरीके से लोग जाते हैं, कितनी नहीं बताइए क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझ में आ रहा है इस डायग्राम को देख के बताइए। यस, ये क्या समझ। अब अगला डायग्राम देखिए, ये सबसे बिल्कुल इस डायग्राम को देख के मतलब आपकी कैसा लगता है, इस डायग्राम को देख के बताओ आपको। ऑयल पोल्यूशन है ये, जो पक्षी है ना वो सारस वगैरह जो भी है, मतलब कितनी Yes, sir. पूरा body इसका point जैसा आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑयल की वजह से। इसके लिए हम सब जिम्मेदार है, पूरी मानव सभ्य पूरी सभी लोग जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। ठीक है, देख लीजिए आगे, ये देखिए ये भी ऑयल पोल्यूशन है ना। ठीक है, तो देखो क्या क्या कारण है मतलब ओशियन पोल्यूशन के, समुद्री या मेरीन पोल्यूशन के। देखो सीवेज है, अशोधित अपशिष्ट जो जाता है ना नदियों के माध्यम से, ड्रेनेज के माध्यम से, जिससे जो कोस्टल एरिया में जो सिटी हैं, चाहे मुंबई है, दिल्ली, जैसे दिल्ली का यमुना में जाता है वैसे ही मुंबई का, चेन्नई का, जो जितने भी कोस्टल एरिया में शहर उनका डायरेक्ट जाता है ना अशोधित अपशिष्ट। अगला पॉइंट है टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्री। जो तटीय क्षेत्र में कई सारे उद्योग हैं तो उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको कोई शोधन नहीं किया जाता, उसको बिना उसके डायरेक्ट डिस्चार्ज किया जाता है डायरेक्टली इनटू। तो उससे क्या होता है ना, एजेंट्स जो हानिकारक और टॉक्सिक केमिकल्स है ना वो सीधा क्या होता है ना समुद्र में मिलते हैं। जैसे यमुना है, आपके जो शहरों के आसपास जो नदियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी है, वैसे ही पूरी यमुना नदी खत्म हो जाएगी ना, वो सॉरी समुद्र खत्म हो रहे हैं ना इससे, जैसे यमुना नदी खत्म है, गंगा आपकी प्रदूषित हो चुकी है, दामोदर है, जितनी भी नदियाँ आपकी जो शहरों से जो गंदगी जा रही है या फैक्ट्रियों से, उससे कितना आपका कानपुर का चमड़ा उद्योग है उसने पूरी नदी को बिल्कुल गंदा कर दिया ना। तो वही परिणाम समुद्रों में, जो तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज में जो
रिवर है चाहे वो समुद्र है, तो उसके पूरा आसपास समुद्र में जाते तो क्या स्थिति आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये देखो कितना, मतलब ये डायग्राम को देख के आप लगा सकते हो ना अंदाजा। मतलब Yes, sir. ठीक है। तो आल्सो दे रेज टेम्परेचर, इससे क्या होता है ना, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसे आप पृथ्वी पर रहते हो, आपका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मानव का रहना मुश्किल होगा ना। वैसे ही अगर नदी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो नदी में जो बायोडाइवर्सिटी है, जीव जंतु है, फिश है और दूसरे जीव जंतु, वो सब उनके लिए नुकसानदायक होगा ना। उनके लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना। Yes, sir. अब जो आपको पता है, जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इन परिवर्तन के प्रति। वो थोड़ा ही परिवर्तन हुआ वो सहन नहीं कर पाते। ठीक है। ये हो गया आपका सीवेज हो गया। दूसरा जो टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज हो गया। अब देखो एक बात ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट है ना, आप चाहे वाटर पोल्यूशन आए चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है, सब जगह फिट कर सकते हो इनको। मतलब चीज़ें सेम रहती है, आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है बस। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ना, आप कहीं भी यूज कर सकते हो ना। Yes, sir. ये देखो यही आर्ट ऑफ सिलेक्शन की, कोई सोचे मुझे एक एक पॉइंट याद जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इधर से इधर ही मतलब तिकड़मबाजी लगा के 4-6 पॉइंट लिखने, 4 पॉइंट ओरिजिनल लिख दो, मतलब 2 पॉइंट रटे होने चाहिए, 2 इधर उधर से घुमा के लिख दो, 2 अपने इनोवेटिव पॉइंट लिख दो, आप एग्जाम पास कर जाओगे। और कुछ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सरकार की स्कीम उसके रिगार्डिंग क्या है, कोई कानून उसके रिगार्डिंग क्या है, और कोई संस्था का नाम उसके रिगार्डिंग। अगर आपने संस्था का नाम लिख दिया, एक जैसे मान लो समुद्री पोल्यूशन है, तो इसमें कौन सा मंत्रालय एक्टिव है, कौन कौन से मंत्रालय, कौन सी संस्था इसमें एक्टिव है, कौन सा एनजीओ इसमें एक्टिव है, कौन सा कानून है इसके रिगार्डिंग, और भारत सरकार की कोई स्कीम है, बस इतना ही लिखना है। और कुछ आपके पॉइंट, इसमें आपका आंसर क्लियर। एक संस्था हो गई, एक स्कीम हो गई, और एक की जगह 2-2 लिख दो। इंटरनेशनल लेवल पे कोई संस्था स्कीम हो तो उसको लिख दो, और अपने लोकल लेवल पे कोई हो तो लिख दो, और अपने हिसाब से 4-5 पॉइंट बना बुनू के चेप दो बस। और कोई फैक्ट और इन्फॉर्मेशन हो आपके पास, कोई शहर का नाम मान लो पोल्यूशन कहीं ज़्यादा हो, जैसे दामोदर नदी बहुत पोल्यूटेड है, हुगली नदी का एग्जाम्पल ले सकते हो, इस टाइप का कोई एग्जाम्पल लेते हो तो इस टाइप से कोई भी, तो ऐसे लिखना है आपको आंसर। तो वो आंसर लिखने की कला है। नॉलेज बहुत लोगों को होती है, पढ़ बहुत लोग लेते हैं, लेकिन आंसर लिखते वक्त सबकी वाट लग जाती है। तो प्लीज़ आंसर लिखने की टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट, कुछ अपने विचार, कुछ इनोवेटिव आइडियाज, ऐसे मिक्स होता है आंसर। मतलब बुक्स का पढ़ा हुआ आंसर कभी नहीं लिखना है, समझ रहे हो ना। Yes, sir. ये ध्यान है, कोई 1-2 सरकार की स्कीम, सरकार के प्रयास उसके रिगार्डिंग, 1-2 संस्थाओं के नाम, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंट किताब के, कुछ अपने, और कुछ इधर उधर से चेप दो बस। अगला लैंड रन ऑफ, जो भूमि से जो पानी बहता है ना समुद्रों में जाता है, उसमें उसके साथ क्या एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो भी आप फर्टिलाइजर यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल, तो वो सब बहते हुए जाते हैं उसके साथ। इसके अलावा अनट्रीटेड सीवेज इंक्लूड प्लास्टिक्स वगैरह, तो ये क्या है, ये एग्रीकल्चर रन ऑफ प्लास्टिक्स है, और अनवांटेड अनट्रीटेड सीवेज है ना, ये अकाउंट 80% जिम्मेदार है इसके लिए, मेरीन पोल्यूशन के लिए। तो ये क्या करता है, रन ऑफ जो अफवाह, पानी का अफवाह है ना, मैन मेड हार्मफुल कॉन्टामिनेट, जो प्रदूषित पदार्थ होते हैं ना, वो जैसे फर्टिलाइजर है, पेट्रोलियम है, पेस्टिसाइड है, और अदर फॉर्म ऑफ सॉइल कॉन्टामिनेट, ये सब क्या बहते हुए समुद्र में भी मिल जाते हैं और समुद्र को प्रदूषित करते हैं। मतलब अब जैसे आप ये मेरीन पॉल्यूशन पढ़ रहे हो, अब आपने कितने शब्द पढ़ लिए, अब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको और जगह से पढ़ने की कोई ज़रूरत है, बताओ इसके अलावा। करने लगता है आपको बंद कर। हाँ, तो आप नीट पीपीटी यानी इनको अच्छे से पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, मैं गारंटी से। और अपनी मैगजीन पढ़ते रहे, आप कुछ भी मत करिए। मतलब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, अगर आपका 100 नंबर आ जाएंगे जीएस के हर पेपर में, तो काफ़ी 100 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने हॉस्टल में करिए, मैंने 280 या 290 नंबर। और निबंध का तो मैं बता ही दूंगा, निबंध में क्या करना है आप लोगों को। लार्ज स्केल ऑयल स्पिल्स, जो ऑयल जो तेल फैलता है ना समुद्रों में, ये सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन का। मतलब एक बड़ा, मतलब
बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्या बहुत एक ये क्या जैसे आपका नॉर्मल पॉल्यूशन, वो तो ये ऑयल क्या बड़े बड़े जहाज होते हैं तो बड़े एरिया को कवर करता है। तो अगर आप ये ओशन पॉल्यूशन और मेरीन पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है तेल का फैलना मतलब, क्योंकि इससे क्या पूरी बायोडाइवर्सिटी तुरंत ही, अब जैसे मान लो यार कोई ऑयल कोई जानवर, तो बचेगा क्या ऑयल, मतलब ये बचेगा क्या जानवर, इसकी क्या स्थिति बताओ। ये एक भयानक टेरिबल टेरिबल पिक्चर दिखाता है समुद्री पोल्यूशन की। ये पक्ष, ये बहुत चर्चित डायग्राम वो रहा है ये फेमस, क्योंकि ये क्या है बहुत समय तक भी रहता है और ये पूरा आपकी जहरीला कर देता है पानी को, और पूरा मतलब जीव जंतु सब मर जाते हैं मतलब इसमें, और इसको डिफ़िकल्ट है इसको मतलब साफ करना। इसके अलावा ओशियन माइनिंग है, जैसे आप सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, कोबाल्ट, जिंक, इस टाइप के जो नोट्स, वो क्या सल्फ क्या कहते हैं जो अंदर से भूमिगत तेल का भी खनन किया, वो तेल का भी वो किया जाता है, पर ये धातु भी निकाली जाती है समुद्र के अंदर से, तो इनसे भी पोल्यूशन होता है ना। अगला पॉइंट है प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो आपको पता ही है। द यूनाइटेड नेशन, अब देखो, अब आपने कोई अब ये चीज़ें लिखने की, अगर आपने 2006 में, ये पुरानी है बट आप नई कोई रिपोर्ट लिखते हो कि ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ये अनुमान लगाया था कि एवरी स्क्वायर मील में 46,000 पीस ऑफ फ्लोटिंग प्लास्टिक है, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 46,000 टुकड़े हैं जो तैरते हो प्लास्टिक के मतलब। तो ये एग्जाम्पल, इस टाइप की चीज़ें लिखो आप आंसर में, तो आपका आंसर को लगेगा टीचर को यार बच्चा पढ़ता है, नॉलेज है मतलब, समझ रहे हो ना। क्या करना, क्योंकि देखो टाइम फिक्स है, तो उस टाइम में जो अच्छी चीज़ें लिखेगा ना उसी को नंबर मिलेंगे। तो वंस देखो ये प्लास्टिक है, ये कमज़ोर होता जाता है, पर जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जाता है ना ये, तो ये क्या माइक्रो प्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और माइक्रो प्लास्टिक के रूप में बदला ये प्लास्टिक, और फिर ये क्या फूड चेन होती है ना, और उनको उसका हिस्सा बन जाता है ना, और फूड चेन का हिस्सा बना और जीव जंतु के शरीर में जाने लग जाता है, शरीर में जाएगा तो कई सारी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो पूरा बाधित होगा ना उनका जीवन। अब ये जो पॉइंट पढ़े आपने, मुझे ये बताइए मेरीन पोल्यूशन का जो रीजन है उसमें इसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत है या क्या लिखोगे, अब बताओ। कवर हो गया, इसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत है, बताओ। बस इतना ही लिखना है, इसके भी 3 ही पॉइंट लिख पाओगे, सब नहीं लिख पाओगे। ये देखिए क्या स्थिति है समुद्रों की, in addition to all these factors, ocean are highly affected by the carbon dioxide and climate change, which impacts primarily the ecosystem and fish communities that live in the ocean। देखो अब आप ये कहते, एक बात हम सोचते हैं कार्बन सिंक के सोर्स है महासागर, पर वो तब तक ही ठीक है जब तक बैलेंस है चीज़ें, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी ना, अगर राइजिंग ऑफ CO2 लेवल, तो ये क्या ओशियन एसिडिफिकेशन का कारण बनेगा। क्लियर हो गया ना, CO2 से कैसे ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। हेलो, क्लियर है ना। ठीक है, तो अदर फैक्टर लाइक कोस्टल टूरिज्म है, पोर्ट है, हार्बर डेवलपमेंट है, डैमिंग ऑफ रिवर है, अर्बन डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, और फिशरीज है, एक्वाकल्चर है, ये सब मेरीन पोल्यूशन है ना उसके सोर्स है मतलब, और ये कोस्टल और मेरीन हैबिटेट के लिए संकटग्रस्त बनते जा रहे हैं धीरे धीरे मतलब। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत आई, कोई समझने में कोई दिक्कत हुई या कोई। डैमिंग ऑफ रिवर क्या होता है बताओ।
आपने पूछा ही नहीं कि किसी ने डेमिंग ऑफ रिवर क्या होता है बताओ। इसका मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग दिस टर्म? बहुत सिंपल है यार। यस, नहीं डैम, हाँ डेमिंग को रो मतलब नदी को रास्ता बंद करना है, बांध बनाना है, मतलब डेमिंग मतलब बांध बना के नदी को पानी रोकना। अगर पानी रुकेगा तो वो जो समुद्र में जो पानी जाता है नेचर, तो वो खत्म, कहीं की बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगी ना उससे। नदी के ऊपर बांध बनाना। और बांध या रोकना, बांध ही कह सकते हो, या उनका रास्ता रोकना, जैसे भी मतलब उनका पानी रोकते हो आप, मतलब ठीक है। ओके सर। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट? देखो, इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट ऑन मेरीन एनिमल, सबसे बड़ा नुकसान तो आपका जो मेरीन एनिमल है उनकी डेथ भी हो सकती है। कैन मान लो वहाँ आसपास के लोग, उनके कैंसर भी हो सकता है। ये मेरी लाइफ जो जानवर है उनके भी कुछ बीमारियाँ, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी फेल हो सकता है, बिहेवियरल चेंज भी आ सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो टॉक्सिक वेस्ट है ये काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी को मतलब नुकसान समाप्त करने में या मतलब एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसरप्शन टू द साइकिल ऑफ कोरल रीफ, जो कोरल रीफ तो बहुत सेंसिटिव है ना पॉल्यूशन के प्रति, और अगर अवसाद वगैरह पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कोरल टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल रीफ तो वैसे समाप्त हो जाएगी। कोरल ब्लीचिंग इससे होता है ना? क्या? कोरल ब्लीचिंग। आवाज नहीं आ रही। कोरल ब्लीचिंग। हाँ, कोरल ब्लीचिंग ये होता है। कोरल किस किस से मिलके बनता है मुझे बताओ पहले तो। नहीं नहीं नहीं, सिम्बोटिक रिलेशनशिप किस किस का है मतलब? एक कोरल पोलिप है और एक जूजेंथेले सेवाल है ना, एल्गी। तो पोलिप होता है, कोरल पोलिप, वो तो क्या करता है, उसको क्या क्या प्रोवाइड करता है? आवास प्रोवाइड करता है, और क्या प्रोवाइड करता है? बताइए, कोरल रीफ वो पोलिप है, क्या क्या प्रोवाइड करता है उसको, सेवाल को, एल्गी को? बताइए। सर जो एलगी होती है वो खाना बनाती है और शेड कलर्स देती है पॉलिप्स को। पॉलिप्स नेचुरली वाइट कलर की होती है लेकिन यस, एलगी उनको डिफरेंट कलर्स देती है। देखो कोरल उसको एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करता है, मतलब और आवास प्रोवाइड करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इनका यूज करके ये सेवाल उसके लिए भोजन में वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और उसको भोजन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ठीक है। तो पोलिप क्या क्या प्रोवाइड करता है? उसको आवास प्रोवाइड करता है एक तो, दूसरा उसको CO2 प्रोवाइड करता है, तीसरा वाटर और मिनरल्स वगैरह जो प्रोवाइड करता है। और ये जो आपकी सेवाल है ये कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और इनका यूज करते हुए भोजन बना, प्रकाश संश्लेषण से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हुए उसको भोजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो होता क्या है ना, ये जैसे आपका ऑयल है, ऑयल आपकी सतह पे फैलेगा, सरफेस पे, उससे क्या होगा ना, सनलाइट जो मेरी समुद्र तक पहुँचती वो रुक जाएगी। अगर सनलाइट रुकेगी तो वो सेवाल है, एल्गी है, आपकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसके लिए सनलाइट मस्ट है, ठीक है ना। तो वो उनका जो सिम्बोटिक रिलेशन, अगर उनको भोजन प्रोवाइड नहीं करेगा तो उनका अफेक्ट होगा। दूसरा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, एक अनुकूलतम टेम्परेचर ही चाहिए, उसमें एक लिमिट रेंज तक ही वो रह सकते हैं। अगर वो अपने आप ही नष्ट होने लग जाते हैं, फिर उनका जो सिम्बोटिक रिलेशनशिप है ना वो अपने आप दूर दूर होने लग जाएंगे, फिर वो नष्ट हो जाएंगे, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे।
डिप्लीट ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर, मोस्ट ऑफ द डेब्रिस, जो कचरा होता है ना वो लाखों मतलब कई सालों तक डिकम्पोज नहीं हो पाता, रिमेन इन ओशियन फॉर ईयर। उससे क्या ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। तो ऑक्सीजन लेवल गोज डाउन एज रिजल्ट द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ मेरीन एनिमल्स लाइक वेल्स है, टर्टल्स है, शार्क है, डॉल्फिन है, पेंगुइन है, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गहरा पानी में रहते हैं ना। गहरे पानी में अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो खत्म हो जाएंगे। तो देखो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सीवेज, ये वही जो यूट्रोफिकेशन आप पढ़ रहे थे ना, ये भी जो मानव का जो भी आप यूज करते हो एग्रीकल्चर में, तो लास्ट में फुल एंड फाइनल तो बह के समुद्र में ही जाता है ना, नदियों के माध्यम से। तो ये समुद्रों में भी क्या कई इलाके ऐसे बन गए हैं ये एल्गी वाले, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, क्योंकि इनका जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने में बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए जीव जंतु। अब होता क्या है ना, वो डेड जोन के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो मेरी लाइफ तो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो ये इस टाइप के कई सारे डेड जोन बने हुए हैं समुद्र में। मतलब देखो अभी पूरी दुनिया में 500 डेड जोन है, तो ये 2,45,000 किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं, जो कि इनका टोटल एरिया यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? यूट्रोफिकेशन पता ही है आपको। ठीक है, इसमें कोई समझाने की जरूरत है? यूट्रोफिकेशन में क्लियर है नहीं ये तो सबको? बताइए, कोई बताना चाह यूट्रोफिकेशन के बारे में बताइए। और बताइए कोई। बताइए, बोलिए। ये बताइए मुझे, आप लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन की मात्रा क्यों कम होती है, मतलब क्योंकि एल्गी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्यों कम होती है यूट्रोफिकेशन में? मुझे ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप लोग प्लीज। यस बताइए। एक मिनट कोमल, आप रुकी, विद्या बोली, वहाँ विद्या बोली, आप विद्या साइनी चलो। यस यस यस। नहीं आप देखो, अभी आप पूरा तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो थोड़ा। देखो नाइट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो नाइट्रोजन के लेवल से तो एल्गी की मात्रा बढ़ती है। मतलब कोमल आप बताइए। आप एक थोड़ा पूरा प्रोसेस बताइए मुझे, मतलब आप एक पॉइंट, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ एक एक बताइए आराम से, सबको मौके, सब बोलिए। हाँ कोमल बोलिए। यस यस
नहीं नहीं नहीं, कमल आप समझ नहीं पाए हो बात। और कोई आप मतलब कुछ हद तक टच किया आपने कमल, पर मेन रीजन थोड़ा अलग है। मतलब आप और कोई व्यक्ति बताना चाहेगा इसको? इससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वाटर बढ़ने से ना बीओटी की डिमांड बढ़ जाएगी सर। नहीं, क्यों बढ़ेगी? मतलब उसकी मतलब मैं समझा, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से थोड़ी ना होगा। मतलब मैं ये मतलब कैसे बढ़ेगी उससे सनलाइट अप्रोच करेंगे ना सर। ये सनलाइट सब आप लोग अब क्लियर। सर जो भी एल्गी है या जो भी सर फाइटोप्लैंक्टन जो भी आर उसमें शुरू किए अम्मी ने बोले, एक मिनट, हाँ बोलिए। जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं जैसे बर्ड्स हो गए, उनकी एक पर्टिकुलर सेल लाइफ होती है, वो ये उसी लाइन पे जिंदा रहते हैं। यस 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 और वो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज जो होती है वो जो डीकम्पोज हो रही है उसकी जो बॉटम में चली जाती है। यस और वो बॉटम में जाने के बाद क्या होता है कि उनको डिकम्पोजिशन पूरा हो गया, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया आएगी जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करती है। यस और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि एल्गी की ग्रोथ मतलब बहुत ही ज़्यादा यस यस मीनू आपकी आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ कट रही है, थोड़ी आवाज़ कट रही है। ठीक, ये समझ आया आप लोगों को? ये करेक्ट, मतलब ये है मेन रीजन। मतलब क्लियर हुआ? हाँ मीनू एक बार वापस से एक्सप्लेन करिए, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही थी। हेलो। यस। हाँ अब आ रही है, अब क्लियर है। यस 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 एल्गी की ग्रोथ होगी तो जो एल्गी की जिंदगी 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की जो होती है, एल्गी जो एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, चाहे महीने की, 10 दिन की या कुछ भी। यस तो एक शॉर्ट पीरियड होता है एल्गी का। तो यस एल्गी कुछ समय तक जिंदा रहती है, उसके बाद वो मर जाती है। जो प्लांट्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। यस तो उनकी जो डेड बॉडीज होती है ना वो बॉटम में चले, बॉटम में चली जाती है, यस कहीं समय। यस तो जो बॉडीज जो भी प्लांट्स की हो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो, उनका पूरा एक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, जो कि इंटरनल प्रोसेस होता है, और यस पानी के अंदर उसमें प्रक्रिया होती है जो डिकम्पोजिशन कहलाती है। यस यस और डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड होती है। यस तो एक तरफ तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी यस लिविंग बीइंग्स का जो वेस्ट होगा उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। यस यस तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बॉटम में है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी नाइट्रोजन ज़्यादा आ रहा है, सल्फर ज़्यादा आ रहा है, तो एल्गी की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। यस ज़्यादा एल्गी की ग्रोथ का मतलब ज़्यादा डेड बॉडीज, यस ज़्यादा डेड बॉडीज का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। तो एक तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो यस उसको ज़्यादा डिकम्पोजिशन करना पड़ रहा है। यस पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि जो किसी वाटर मॉलिक्यूल में है ना डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। यस ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे पानी प्रदूषण हो गया, यस डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया से ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा हो गया है, तो यस उसमें उसमें सनलाइट कम आ पाती है। यस और जब कम सनलाइट आती है तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो यस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं,
बिल्कुल। तो मैं वो दिख ही नहीं देता। यस। तो बहुत सेम बातें हो रही है। एक तो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो हमें मेंटेन रखना है, यस। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो रही है क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है, क्योंकि एलगी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है। एलगी की जो डेड बॉडीज़ हैं, प्लांट्स की जो डेड बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन खपत ज़्यादा हो रही है और प्रोड्यूस कम हो रही है। यस। तो क्लियर हो गया ना? देखो हर्ष और कोमल ने एक एक पॉइंट ठीक बताया, लेकिन आपने थोड़ा उसको सिस्टमेटिक वे में, तो क्लियर। अब कि इसमें किसी को कोई डाउट है? थैंक यू मीनू, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। हाँ सर, क्लियर है। अब क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट हो बताइए। सर क्लियर हो गया। नहीं। तो कॉन्सेप्ट देखो कभी भी है ना, क्लियर हो ना तो वो ज़्यादा बेहतरीन होती है चीज़ें। तो ठीक है, तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये हो गया आप इफेक्ट ऑफ द फेलियर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ऑफ सी एनिमल। ठीक है, तो ये तो देख, अगर आप पेस्टिसाइड है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना, क्योंकि कई सारी, क्योंकि वो उसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं। तो जो आपका जो उनका ओरिजिनल आप मानव है, मानव ह्यूमन बॉडी है, अगर आप उल्टी पुल्टी चीज़ें खाओगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी। तो वैसा ही एनिमल्स है, अगर उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट, अच्छा फूड मिलेगा तो उसी के हिसाब से उनका वर्क, शरीर वर्क करेगा, और नहीं मिलेगा तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इसके अलावा इफेक्ट ऑन फूड चेन। देखो अगर माइक्रो प्लास्टिक है, वो छोटे छोटे प्लास्टिक, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में कन्वर्ट वो हो रहा है, तो अगर उसको अंदर वो उनके फूड के रूप में जाएगा, फूड चेन में, फूड फूड चेन में इंक्लूड हो जाएगा, तो वो भी एक उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। जो केमिकल है, जो भी माइक्रो प्लास्टिक है, पेस्टिसाइड्स है, वो उसके फूड चेन का हिस्सा बन जाएंगे। होता है ना बायो एक्यूमुलेशन, पढ़ा है ना आपने? यस। यस सर। बायो मैग्निफिकेशन और बायो में वो क्या नाम है, एक्यूमुलेशन होता है, वो दोनों पढ़े होंगे, दोनों पॉइंट, जैव आवर्धन और जैव संचयन। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो क्लियर हो गया ना पॉइंट, क्या क्या मतलब, आ, कोई डाउट इसमें? क्लियर। ठीक है, तो देखो इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रयास किए गए हम। देखो एक तो पहला, एक तो इनिशिएटिव है ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मेरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम द लैंड बेस्ड एक्टिविटीज। ये प्रोग्राम है, तो इसका पर्पज ये, दिस इज द ओनली मतलब ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म डायरेक्टली एड्रेसिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन टेरिस्ट्रियल फ्रेश वाटर कोस्टल मेरीन इकोसिस्टम। ये क्या सभी क्षेत्र, मतलब जो आपका ये टेरिस्ट्रियल फ्रेश वाटर कोस्टल एंड मेरीन इकोसिस्टम, सबको ये वो करता है, एड्रेस करता है, उनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं ना, मतलब आपका टेरिस्ट्रियल है, फ्रेश वाटर कोस्टल और मेरीन इकोसिस्टम है, मतलब देख, अगर आप किसी भी आंसर में ये लिखोगे ना, मतलब तो आपको बड़े अच्छे नंबर है। तो ये एक एक्शन, एक कार्यक्रम है, द ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ द एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम द लैंड वेस्ट एक्टिविटी है, उनसे आपको जो मेरीन एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। तो इसमें आपका टेरिस्ट्रियल भी शामिल होगा, फ्रेश वाटर भी शामिल होगा, कोस्टल भी होगा, मेरीन इकोसिस्टम भी इंक्लूड होगा, मतलब इसमें। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब है इंटरनेशनल कन्वेंशन, मार्पोल कन्वेंशन है 1973। तो ये कवर करता है पोल्यूशन ऑफ द मेरीन एनवायरनमेंट बाय शिप्स फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कोज। जो फिश का ऑपरेशन होता है और एक्सीडेंटल की वजह से जो भी मतलब पोल्यूशन बढ़ता है ना जहाँ, उसको ये कन्वेंशन कवर करता है। ये अगर आप इस कन्वेंशन का नाम भी लिख दोगे ना, तो आपके आंसर में एकदम आ जाएगी, मतलब। ठीक है, तो ये जो भी ऑयल है, इसमें नॉक्सिसियस मतलब हानिकारक लिक्विड पदार्थ है, हार्मफुल सब्सटेंसेज है पैकेज फॉर्म में, सीवेज है, गार्बेज है। तो शिप से भी तो कचरा जाता है समुद्र में, सीवेज है, गार्बेज है, वो समुद्र में ही जाता है ना। उनसे कैसे समुद्र को बचाया जाए, मेरीन उनके रिगार्डिंग काम करता है मार्पोल कन्वेंशन। ठीक है,
देखो लंदन कन्वेंशन 1972 इसका इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ऑल सोर्स ऑफ मेरीन पोल्यूशन एंड टू टेक ऑल प्रैक्टिकेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ द सी बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मेट। तो ये क्या है, जितना भी पोल्यूशन होता है ना आपका समुद्र में, जितने भी सोर्स उनको सबको कवर करता है, और उनके रिगार्डिंग जितने भी आप उपाय कर सकते हो, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उनके रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिकेबल व्यवहारिक जो कोई कदम लेना है, उनके रिगार्डिंग जो भी उपाय करने हैं, ताकि सी है ना डंपिंग जो होता है डंपिंग ग्राउंड ऑफ वेस्ट, वो ना बने मतलब। ठीक है, ग्रीन पीस है। अब ये भी लिख, अब ग्रीन पीस एनवायरनमेंट का नाम आता है ग्रीन पीस, ये एनजीओ, इसका नाम सुना ही होगा आपने। Yes. ग्रीन पीस का नाम सुना है ना? नहीं सुना आपने ग्रीन पीस संगठन का नाम कभी? Yes, sir. सुना है ना सर, ये 1960 में था, ये एनजीओ है जो डेडिकेटेड है ओशियन और मेरे पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, ग्लोब में जो आपका ओशियन है, मेरी लाइफ अक्रॉस द ग्लोब, उनको संरक्षित करता है ये मतलब। तो इसके एफर्ट्स की वजह से देखो डिस्ट्रक्टिव जो फिशिंग प्रैक्टिसेज है ना, जिनकी वजह से फिश खत्म हो रही है, उन पर कंट्रोल हुआ है, और कंपनियों ने उनकी फिशिंग पॉलिसी उसको चेंज किया है, और इसकी ने क्रिएशन ऑफ वेल सेंचुरी, जैसे आपकी होती है ना कोई सेंचुरी लैंड पे, वैसे ही वेल सेंचुरी क्रिएट करने में, तो कुछ अब आप इसको लिख सकते हो कि ग्रीन पीस के एग्जाम मतलब प्रयासों से समुद्र में बायोडाइवर्सिटी की संरक्षण में एक बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो इस टाइप से आराम, तो आपके एक अच्छा आंसर हो जाएगा ना, यही है। सर, यस, ये जो कन्वेंशन है उनका इंडिया में ही है क्या मतलब? हाँ बिल्कुल। ग्रीन पीस का इंडिया में भी था, कर्नाटक से। वो तो इंडिया तो लगभग देखो ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पे कि भारत एक बहुत बड़ा देश, भारत क्या है, लगभग जो एनवायरनमेंट के इनके सबका ही सदस्य है, मतलब कुछ का 90% का तो है मतलब। ठीक है, देखो हाउ टू प्रिवेंट ओशियन पोल्यूशन। अब आप मुझे बताइए आप कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, बताइए। समुद्री आप अपना मतलब पढ़ना आप पढ़ लेंगे, फैक्ट है अपने पास इन्फॉर्म, बट आप इनोवेटिव आइडियाज बताइए कि एक पॉइंट, दो पॉइंट एक करके बोलिएगा, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हाउ टू प्रिवेंट ओशियन पोल्यूशन, बताइए। इफेक्टिव और बिल्कुल इनोवेटिव, रटा आंसर नहीं होना चाहिए। आप क्या, आपके दिमाग में क्या इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, मतलब बताइए। जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट में करके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के जो रासायनिक खेती करते हैं वो समुद्र में मिलता है, उससे ठीक, और दूसरा बताइए कोई। एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, ये तो देखो ये तो ट्रेडिशनल है, मतलब कुछ इनोवेटिव बताइए। जो ट्रेडिशनल अपन अपशिष्ट करना है, ये तो 70 साल से ही कर रहे हैं इनको शोधन, तो वो तो नहीं हो पा रहा। एक तरीका ये हो सकता है, जैसे अपने ऑनलाइन चैनल में बहुत से एग्जांपल लोगों ने इसको सेग्रीगेट करके किया, यस, तो इसमें क्या है पोल्यूशन के लिए जो जितना भी हमारे वेस्ट आ रहा है तो उसको प्लस अभी भी हमने पता चलता है कि कोई ना कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो डंपिंग होती है, यस, तो जो बेसिकली जो नेशनल योजना है उसमें मतलब एक तो ये कि जो भी आपके रिगार्डिंग कानून, इसके रिगार्डिंग जो भी लीगल मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, उनका एक अच्छे से मतलब बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब। यस, यस, ठीक है। सब जो कंट्रीज हैं जिनका अपने पास एरिया में जो जिनका एरिया में जिनका अधिकार होता है, समुद्री एरिया में जो फिश
यस जो आजकल बड़े लेवल पे हो रही है, यस ट्रॉलर्स में, फिश ट्रॉलर्स में बहुत बड़े एरियाज में मछली फंसा यस देते हैं, यस यस उसको प्रैक्टिकली बैन करना। इट्स लाइक कि कन्वेंशन में बैन करने का कंट्रीज जैसे चाइना है, यस बहुत सारी डेवलपिंग यस कंट्रीज को प्रमोट करना हमारे इकोनॉमी को। और एक थोड़ा जैसे इंडिया और मान लो श्रीलंका है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन अपने मतलब एक इसमें क्या है, नेशनल लेवल पे ये नहीं किया जा सकता क्योंकि समुद्र में क्या है, ये तो पूरी दुनिया का एक रिसोर्सेज है, तो आपको मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करना होगा। ये पॉइंट आप इसमें ऐड करिएगा कभी भी आंसर लिख। आप इंडिया अकेला इसको नहीं कर सकता, आप जो तो मिलके वर्क नहीं करोगे ना, जैसे श्रीलंका के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपका बांग्लादेश के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो सबको साथ में लेकर चलोगे तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप चाहोगे क्योंकि अकेले कंट्रोल कर सकते हो तो नहीं कर पाओगे ना। सर अकेले से वो होगा ही नहीं ना। यस जैसे हमारे इंडिया में अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर चाइना या कोई बड़ी कंट्री है, वो बड़ी है, जिनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, यस उन कंट्रीज को वो काम करेंगे। करेक्ट। और छोटे और देशों, हाँ जो बोलिए। स्मॉल फिशरमैन है, उनको अलाउ करना चाहिए यस इंस्टेड ऑफ जो बड़ी फिश ट्रॉलर्स के लिए। यस। और जो फिशिंग है वो सस्टेनेबल वे में की जानी चाहिए कि उतनी फिशिंग की जाए ताकि मतलब नई फिश भी मतलब वो हो सके, मतलब ये नहीं कि पूरी फिश खत्म हो जाए तो फिर फिश पैदा ही नहीं हो पाए वहाँ, मतलब वो तो उनको इतना भी मतलब उस हिसाब से मतलब एक सस्टेनेबल फिशिंग होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, और कोई इनोवेटिव आइडियाज बताइए कुछ, जैसे मान लो हर्ष आपने बताया कि एग्रीकल्चर वेस्ट है, इनको तो कैसे कंट्रोल करें, मतलब उसके लिए कुछ इनोवेटिव क्या हो सकता है, मतलब वो बताओ मुझे मतलब। सर अभी किसी का आप बताओ हर्ष, बोलिए बोलिए। सर अभी किसी की बात हो रही थी इसमें पूरी बात गवर्नमेंट बाहर की तरफ से प्रोग्राम चलाया है सरकार के लिए, हाँ जिसमें यस समुद्री इकोसिस्टम में बदलाव आ रहा है। उस पर्टिकुलर एरिया में अगर चलता है तो इससे फिशिंग की जाती है। यस। और कोई किसी को कोई इनोवेटिव आइडिया है, कोई विचार आ रहा हो सर कुछ, हाँ बोले बताइए बोलिए। सर जैसे हम सोशल मीडिया का यूज कुछ कंट्री में मेरे बारे में पॉपुलर वीडियो देखते हैं, और उसका राइट लाइक लोगों को पता चलता है कि सब कुछ सही है गलत है, वैसे ही सर आप सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट का यूज करके जो स्केल्स है या फिर जो पॉल्यूशन हुआ है ओशंस में, वो लोगों को बता सकते हैं कि क्या बेनिफिट है, जैसे वहाँ पे प्लास्टिक का यूज कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उससे भी वो बेनिफिट होंगे, यस बहुत अवेयर होंगे, तो ये यस उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन काफी लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है। यस। तो आपका कहना ये है कि लोकल लेवल पे अवेयरनेस फैलाई जाए, और लोकल लेवल का जो होता है ना जन सहभागिता, मतलब पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, उनको बढ़ावा दिया जाए। देखो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप आंसर जीएस का लिख रहे हो या आपके ऑप्शनल का लिख रहे हो, कोई भी अगर आपके पब्लिक से संबंधित कोई बात आती है तो उसमें एक पॉइंट आपको इंक्लूड करना ही कि पब्लिक को उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाए, अवेयरनेस फैलाए, उनका साथ लिया जाए। चाहे आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात कर लो या पोल्यूशन की कंट्रोल की बात कर लो, तो जब तक आप लोकल लेवल पे या लोकल पब्लिक को साथ में नहीं लोगे, उनको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करोगे, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं दोगे, और उनको उनका वैकल्पिक कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट का जरिया उनके लिए प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक आप वो जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है ना आपकी, चाहिए आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, आप नहीं कर सकते। गलत, तो ये पॉइंट आप हमेशा हर क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हो मतलब। अब मान लो आप कह रहे हो, जैसे देख कि आपने आप बताइए। जैसे आप कह रहे हो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कोई मान लो आप कल पढ़ रहे थे, आप वो जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है और आप वो बीमारियों का शिकार है, फिर वो गरीब का गरीब बीमारियाँ होती जाती है, वो गरीब से गरीब मतलब वो चक्रव्यूह में वो साइकिल में फंस जाता है, तो आप उसको तभी कंट्रोल कर सकते हो ना यार। सबसे पहले तो देखो रोटी का, जब आपको पैसा होगा खाना मिलेगा तभी तो आदमी डेवलपमेंट की ये लिटरेचर पढ़ने की दार्शनिक बनने की सोचेगा। जब उसके पास खाना ही नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो ये कि उनको कोई ऑप्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिस कोई लोकल लेवल पे क्या है, कोई पेड़ पौधे काट रहा है, तो यार आप जब तक आप उसको रोजगार प्रोवाइड नहीं करोगे, आप गैस सिलेंडर प्रोवाइड, तो उनके लिए एक ऑप्शन क्रिएट करना होगा आपको। तभी आपके, अगर आप मान लो मछुआरे हैं
वो मछली पकड़ते हैं ट्रेडिंग। तो आप जब तक उनके लिए मान लो उनको कोई दूसरा वैकल्पिक उपाय प्रोवाइड नहीं करोगे तब तो वो कैसे बताओ। तो ये है कि जब तक आपको अल्टरनेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा लोकल लोगों को, ठीक है ना। तो ये आप बताइए। सर ये जो ऑयल कंपनी में जो शिप के कारण जो जैसे शिपों का एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें जो भरपाई है ये इससे हमें ऑयल कंपनी इसमें नुकसान चाहती रहती है, मतलब हाँ, इसमें वो तो हर महीने लगभग चलता ही रहता है। तो सर हमें जैसे रोबोटिक जो गाड़ी में टेक्निक की आवश्यकता है या वेरिफाइड कर सके हमको शिपों को, जिससे कि ऑयल डंपिंग के रिस्क से रोका जा सके। यस, तो मतलब आपका कहना है ये टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मतलब। यस सर, उसको रेगुलेट भी अच्छे से करना चाहिए, यस, यस, क्योंकि एक्सीडेंट उसकी वजह से होते हैं कि रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। यस। अगर कोई भी कंट्री है, कोई भी जहाँ उसका उल्लंघन करती है कोई भी कंपनी, तो उस पर अकॉर्डिंग टू रूल और बहुत स्ट्रिक्ट वे में प्रतिबंध लगाया जाए, मतलब सेंक्शन लगाए, ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हो ना। यस सर। ठीक है, एक्सीलेंट। देखो सबने अच्छा बताया, तो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट निकल के आए ना। आपने कुछ पढ़ा नहीं इसके रिगार्डिंग, फिर भी आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आए ना। और सर इसमें और भी आप बोलिए बोलिए, एक अजय सिंह बोलिए आप। सर अभी जापान में जो एरिया है वहाँ सीपीए जो ईमेल रिलीज हो गया है, यस, 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 और सर वो बाय द टाइम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था वो सारे एरिया में धीरे धीरे जो पेट्रोल और साइंटिफिक सिस्टम को खराब कर देगा। बिल्कुल रेडियो एक्टिव पदार्थों का ना। उसमें सर कंट्रोल कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, करंट का एग्जाम्पल, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो इस टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। और कोई सर क्या हम ये भी कर सकते हैं कि हम कोई रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रूटीन करके के जानवर नहीं जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एरिया है यस, जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है एंड वहाँ पर ह्यूमन्स नहीं जा सकते या नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं जा सकती, यस, जिसकी वजह से वो अनक्लीन रहते हैं। या करेक्ट। ये भी आप देखो कि नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी का ये आने वाले समय में आज से 10 या 15 साल बाद ये चीज़ें बढ़ेगी। तो आप ये अच्छा साइंटिफिक, मतलब अगर साइंटिफिक कुछ ऐड करना चाहिए, ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, अच्छा है, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। आप बोलिए, कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हो। बस सर एक पॉइंट दूसरा मेरे को स्टोरी का आया, यस, जैसे कि कॉफी का क्या था, आपने एक पॉइंट बोला था कि प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यस, यस, तो एक और प्लास्टिक जो बनाना होता है, जो पेट है उनको धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाता है और वो शिप के अंदर फिर वो प्लास्टिक बन जाता है, तो सर आपको भी प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ पता है? बिल्कुल करेक्ट। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो अभी उसको लिमिट नहीं है। यस, मतलब टोटली प्रतिबंध लगाया जाए उनके ऊपर। प्लास्टिक का रिप्लेस करना ज़रूरी है। यस, यस। हाँ बोलिए मीनू। सर एक पॉइंट और है कि जो ओशियन में जो पोल्यूशन होता है वो मेजरली प्लास्टिक की वजह से होता है। यस, तो इस प्रकार की इंटरप्रिटरशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है जो ओशियन से प्लास्टिक के वेस्ट को कलेक्ट करे यस, और उसको प्रोड्यूस करे। और एक चीज़ और, जो प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है, बेसिकली जिसको जो सूत्र से इकट्ठा किया जाता है, यस, उसमें ना एक डिपोजिट फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप यहाँ पे समुद्र से जो आप वेस्ट लेकर आए हो उसको आप यहाँ पे डिपॉजिट करो, तभी हमें आपको कुछ मिलेगा। यस, अगर आप कुछ ब्लॉगर्स हो या कुछ अनटैक्स बेनिफिट्स हो या जो गरीब लोग हैं जिनके लिए भोजन का प्रबंध हो, तो उनको एक ना इंसेंटिव दिया जाए ओशियन स्टेट्स के द्वारा। यस, मतलब आपका क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव होना चाहिए उनके लिए, मतलब करेक्ट। अब देखो इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, फिर भी आपके कितने अच्छे अच्छे पॉइंट, मतलब आपने पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने सोचा, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ी, तो आपके विचार आए ना, और ये आंसर में आप लिखोगे तो कितना अच्छा आंसर बनेगा। पढ़ने की जरूरत, तो देखो ज़्यादातर यही होता है, आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाइए और आप सोचोगे ना, दिमाग में जोर डालोगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो मेरा यही कहना है, मतलब डिस्कशन का ये फ़ायदा है कि आप लोगों की थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी, आप बोलना सीखोगे, आपको आता सब है, बट आप में कॉन्फिडेंस नहीं, आपको ये लगता है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है,
वही नॉलेज आपका काम आता है, मतलब वो जो पढ़ ही रहे हो ना, बट आप में थोड़ा सा क्या है वो नहीं है कि यार अरे पता नहीं आईएएस के लिए कितना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नॉर्मल नॉर्मल लिखते हैं, ऐसा कुछ इसलिए तो फेल हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं हो पाता ना। आप कोचिंग में जाओगे, आपसे कहा जाएगा कि 20 बुक पढ़ो, अरे यार 20 बुक पढ़नी ही नहीं है यूपीएससी के लिए। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। अब जो कोई आप 6 से लेकर आपको कहते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो ओल्ड वाली न्यू वाली, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ो ओल्ड वाली न्यू वाली, पॉलिटी की एनसीईआरटी, तो बच्चा क्या है 2 साल में तो वही पूरी हो पाती है, तब तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फायदा क्या बताओ। तो ये मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ना बहुत कम है, आपको आपकी सोच को बढ़ाना है, मतलब आपकी थिंकिंग प्रोसेस को इंक्रीज करना है, और ये आपको यूपीएससी में सिलेक्शन करवाएगी ये चीज़, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। देखो इम्प्लीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे विंड है, सोलर है, ठीक है। एक तो इनको बढ़ावा दिया जाए नवीकरणीय, ताकि आप जैसे थर्मल पावर प्लांट है या कोल है या कोई भी दूसरा एनर्जी का सोर्स है जिससे पोल्यूशन होता है, तो वो कम से कम उससे जो पोल्यूशन हो वो तो ना हो, मतलब ठीक है, क्योंकि नदियों के किनारे भी तो काफ़ी प्लांट वगैरह होते हैं ना। और ये ड्रिलिंग है, मान लो आप जैसे वहाँ खनन किया, जो वो क्या नाम तेल का खनन वो किया जाए, तो वो ड्रिलिंग वगैरह जो तटीय क्षेत्र में वो नहीं हो लिमिट, ठीक है। अगला है लिमिट एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड एनकरेज ऑर्गेनिक। आपको क्या है एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड वगैरह अब इसको आप एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हो, वाटर पॉल्यूशन में भी यूज कर सकते हो, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो, इन पॉइंटों को कहीं भी यूज कर सकते हो ना। यस सर। एनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि को बढ़ावा देना है, इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड यूज, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आते हैं नेचुरल, उनका यूज को बढ़ावा। अगला है प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसके अलावा एक्सप्लोरेशन ऑफ इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो पर्यावरण अनुकूल जल शोधन तंत्र, ठीक है। तो कट डाउन द इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग जो वेस्ट होता है उसको कम करिए, कॉन्टेन इट इनटू लैंडफिल टू अवॉइड, इसको क्या फैलाव उसका रोकने के लिए उसको लैंडफिल के लिए साइट फिक्स करो। बस उसका देखो भूमि को भी नुकसान होगा, बट क्या करो समुद्र में वो जाए उससे बढ़िया उसको किसी एक फिक्स स्थान उसको रखा जाए, मतलब। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो आप। देखो ये पॉइंट आपने सबने मिस कर दिया, क्योंकि ऑयल जेपर को वो ये तो तेल को जो साफ करने के लिए ऑयल जेपर का यूज किया जाता है ना। बायो रेमेडिएशन क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनका यूज किया जाता है, ये हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह होते हैं जैसे ऑयल फैल गया उसको यूज, मतलब आप साफ करने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो ना उसको कहा जाता है बायो रेमेडिएशन, तो उनका भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एट इंडिविजुअल लेवल रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट बाय ग्रीन लाइफ स्टाइल अपना सकते हो, एनर्जी की बचत करो, ग्रीन बिल्डिंग बनाओ, और जो जैसे भी आपकी एनर्जी की बचत हो तो आप ग्रीन लाइफ स्टाइल अपना के भी कम कर सकते हो ना कार्बन फुटप्रिंट। अगर कार्बन फुटप्रिंट कम होगा तो अपने आप ही पॉल्यूशन तो अपने आप ही कम हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, तो बताइए देखो कितने पॉइंट हो गए आपके पास, 1 2 3 7 पॉइंट हो गए ना। अब ये बताओ आज तक जितने भी क्वेश्चनों का आंसर लिखे 7 पॉइंट किसी में लिखे, 5 या 4 पॉइंट ही लिख पाते हो ना। यस सर। तो फिर और कुछ 1 2 आपका इधर उधर से भी लिख सकते हो, थोड़ा कुछ इनोवेटिव पॉइंट हो तो आपका जो आंसर अच्छा हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। देखो आगे बढ़े, द बर्ड्स ओशियन देयर टेम्परेचर केमिस्ट्री, उनकी करंट है, देखो इनका टेम्परेचर के इनकी जो रासायनिक संरचना है और इन करंट से जो धाराएं हैं और इनमें लाइफ है ना, वो पूरे पृथ्वी के एक बड़ा ग्लोबल सिस्टम, मतलब
एंड अर्थ को एबिटेबल बनाती है मानव के लिए, मतलब ये क्योंकि देखो समुद्र, आपके मानसून को देख लो, आपकी जो डेली जो क्लाइमेट संबंधी जो गतिविधियां समुद्र से अगर समुद्र ना हो तो बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना यहाँ। अगर देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ओशियन के ऊपर डिपेंड है ना। आपकी जो क्लाइमेट का रेगुलेशन कौन करता है बताइए, कौन है रेगुलेटर आपकी क्लाइमेट का? ओशियन, मतलब बड़े आपके जैसे आप ये अल्निनो लानिनो क्या है मतलब ये ओशियन में, तो ओशियन का टेम्परेचर का कम होना, किसी इलाके में ज़्यादा होना, तो उसी की वजह से तो आपको पूरा, अगर मानसून नहीं आएगा तो क्या करोगे आप बताओ, सब कुछ फिनिश। तो अगर हम हमारी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ओशियन टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो इकोसिस्टम, मतलब उसकी जो क्लाइमेटिक जो स्ट्रक्चर है, क्लाइमेटिक जो गतिविधियां हैं उसकी, वो प्रभावित होगी ना। आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, कितने सारे जीव जंतु हैं, तो कितना, मतलब आप सोच सकते हो ना कितना प्रभावित करेगा, मतलब कितने लोग आपके समुद्रों पर डिपेंड है रिसोर्सेज के लिए, जो कोस्टल एरिया के लोग हैं, फूड के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सबके लिए तो उसके ऊपर जिम्मेदार है, मतलब उसके लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आवाज़ नहीं आ रही वसुंधरा, आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। यस यस यस, ठीक है, क्लियर। सर आज की न्यूज़ पढ़ी हो? कौन से? वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जुलाई में डिस्कशन करा उसमें। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि टेम्परेचर हो, यस करेक्ट। इससे मतलब ग्लोबल वार्मिंग खत्म होगा ना, जैसे उसमें जो कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप, एशिया और अमेरिका, यस, उसमें हीट वेव चलने की संभावना है सर। देखो वो तो इसमें तो यार देखो, अब इतने व्हीकल चलेंगे, इतनी फैक्ट्रियां, तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ही होगी यार। तो देखो आप अगर कुछ बैलेंस खराब होगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी होगी, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो अगर मानव ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, जो गतिविधियां इनको कंट्रोल नहीं किया, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही होनी है, इसमें नो डाउट। तो अब तो यही है कि अगर आप अपनी जीवन शैली को बदलो, तब तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज बचेंगे। नहीं तो आज से 500 साल बाद अगर इसी तरह चलता रहा, अगर नई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो प्रॉपर कर रहे हैं, प्रयास जारी है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आने वाले समय में जैसे तेल वगैरह ख़त्म होते तो नई कोई टेक्नोलॉजी आएगी। जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन थे, फिर मोबाइल आए, तो वैसे देखो परिवर्तन होगा समय के हिसाब से। बट क्या है, संसाधनों को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में यूज करना चाहिए। वही बात कर रहा था, जैसे शादी में जो खाना बर्बाद करते हो, तो आप खाना बर्बाद नहीं करते, आपके देश के रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हो। तो वो चीज़ें, अब आप देखो यार, लंदन की टेम्स नदी कितनी क्लीन है, अब भारत की नदियों की स्थिति क्या है बताओ आप, मतलब क्या स्थिति है। मतलब तो हम ही तो जिम्मेदार है ना उस चीज़ के लिए, कोई और तो जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है बताओ। तो वो चीज़ है, हम सब जिम्मेदार है, ठीक, किसी एक को दोषारोपित वो नहीं कर सकते आप ना। तो इन दिस कंटेक्स्ट ओशियन हेल्थ मस्ट बी ट्रीटेड एज, अब देखो कितना अच्छा वो मतलब ये जैसे कंक्लूजन है, इस टाइप का कंक्लूजन होना चाहिए आपका आंसर का। मतलब ओशियन हेल्थ मस्ट बी ट्रीटेड एज द ग्लोबल इश्यू एंड ऑल नेशंस शुड एक्ट इन द कॉन्क्रीट टू इम्प्लीमेंटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन सी मेरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया ना, ये कंक्लूजन है, बताइए कितना अच्छा लिखा है ना। इसमें देखो इंटरनेशनल मतलब कोऑपरेशन भी इंक्लूड हो गया, सब देशों को ओशियन हेल्थ को ग्लोबल इश्यू की तरह ट्रीट करना है, तो सबको मिलके काम करना है, वो भी हो गया।
इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 भी हो गया, और मतलब सब चीज़ इंक्लूड होगी ना इसमें। अगर आप इस टाइप का वो लिखोगे निष्कर्ष, तो टीचर 1 नंबर क्यों नहीं ज़्यादा देगा आपको, ये बताओ। अब हम लिख देते हैं इस प्रकार मतलब हम इन उपायों को अपनाकर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसा नहीं लिखना है। आप कुछ अलग हटके लिखना है जो उन पॉइंटों में इंक्लूड नहीं है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है निष्कर्ष में, कंक्लूजन में। अब ये पॉइंट कहीं नहीं मिला था ना, इतने पॉइंट पढ़े, मिला है कि पॉइंट कहीं आपको? तो वो वी कैन से दैट, इस प्रकार ये इस टाइप के सेंटेंस यूज ही नहीं करने, आप कुछ अलग ही लिखना है इसका कंक्लूजन में। अब वो तो रिपीट हो गया ना, हम इन उपायों को अपनाकर, भाई वो तो उपाय अपनाने के लिए तो आपने पॉइंट लिखे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस तो कंक्लूजन आपको देखो 80 नंबर 90 नंबर तो आपके सबके आएंगे यूपीएससी में, बट आपको कुछ नहीं करना, आपको 1.5 नंबर बढ़ाना है। मतलब 1 नंबर है, 1.5 नंबर एक्स्ट्रा, किसी को 4 मिल रहे हैं, आपको 5 एंड आप, तो अगर इतने नंबर के लिए तो आपको कंक्लूजन अच्छा करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में उसके रिगार्डिंग जो भी पूछे, देखो इंट्रोडक्शन में लिखना उससे संबंधित हिस्टोरिकल चीज हो कुछ, और ये करंट स्टेटस। भूमिका में लिखना है उसकी मेन, मतलब भूमिका हो गई, और जो बीच का आंसर उससे संबंधित पॉइंट है वो सब लिखने हैं, कुछ भी बेसिक है, कुछ इनोवेटिव है। और निष्कर्ष में फ्यूचर के रिगार्डिंग आप उसका आगामी क्या हो सकता है, मतलब फ्यूचर में क्या करना है, आपका क्या विचार है, आपके हिसाब से क्या करना है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो कोई स्कीम के रिगार्डिंग आप रिपोर्ट बनाओ, तो आपके हिसाब से क्या सुधार किए जा सकते हैं, मतलब उसमें तो वो लिखना है निष्कर्ष में। निष्कर्ष में कभी भी पुरानी चीज़ें फैक्ट वैक्ट नहीं लिख, निष्कर्ष में इनोवेटिव आइडियाज है तो इसको अपनाना चाहिए, अगर ये करें तो हमेशा हो जाएगा, तो वैसा आंसर वैसा लिखना है। अब आप लिख रहे हो कि ये संगठन वर्क कर रहा है, तो वो निष्कर्ष में अगर लिखोगे तो आपका आंसर तो बदला लगेगा ही लगेगा ना यार, अच्छा आंसर थोड़ी ना कहलाया जाएगा। वो लिखो आप, मेन बॉडी इसकी है उसमें लिखो, और आप इंट्रोडक्शन में लिखो। इंट्रोडक्शन हमेशा उसकी डेफिनेशन और उसके रिगार्डिंग कौन सी संगठन, कोई डेटा है, फैक्ट है, वो लिखिए, मतलब फिर उसका मेन पार्ट लिखिए आंसर का, और फिर कंक्लूजन लिखिए। मतलब तो आपका फोकस कंक्लूजन, देखो अगर आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छा है तो टीचर उन्हीं को पढ़ता है, बीच का पार्ट थोड़ा 1-2 पॉइंट इधर उधर मिक्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बट आप इंट्रोडक्शन 3 लाइन का और कंक्लूजन ये 3-4 लाइन का, ये तो इतना अच्छा होना चाहिए ना, मज़ा आ जाए टीचर को पढ़ के। ये कब होगा, जब आप मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें कोई वर्ड है उनको उतार लो, मेन इस पर फोकस करना है। बीच के पार्ट तो इधर उधर घुमा के पॉइंट सेम रहते हैं, कुछ ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं करना आपको, ठीक है। सर। तो ये है, आगे बढ़े, माइनिंग पढ़ते हैं ना। तो अब बताइए, अगर समुद्री पॉल्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है तो आपको कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है कि बताओ, आप बताओ दिल से। तो फिर क्यों परेशान होते हो यार, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, इधर उधर से मैं किसी कोचिंग के मटेरियल से, मतलब जो इधर उधर की जो एडिटोरियल है, कोई मैगजीन है, वहाँ से मैं पढ़ता रहता हूँ, मतलब ऑफिस का काम भी करता रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ। तो जब मैं कर रहा हूँ इतनी मेहनत, आप अपना मैगजीन पढ़ो यार, मैगजीन से ऐड कर लो, आप क्यों परेशान होते हो। आप अपनी ऑप्शनल पढ़िए, लक्ष्मीकांत पे फोकस करिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए, हिस्ट्री की बुक्स पढ़िए ना यार, उन पर अपना टाइम दीजिए, ये मेरी गारंटी। इनको तो मैं, और जो क्वेश्चन है मेरे पास थोड़ा टाइम कम है अभी, इसलिए मैं क्वेश्चन का मटेरियल नहीं बना पा रहा, तो उनका आंसर भी मैं बनाऊंगा खुद, ये अपना सिलेबस हो जाए एक बार कवर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है बस, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ना, आपको प्रयोग नहीं, कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब ठीक है ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं, बताइए माइनिंग क्या होती है। माइनिंग समझते हो ना, खनन। सर, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना और
यस, this type of development. यस, करेक्ट। तो माइनिंग के रिगार्डिंग तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए कुछ डायग्राम दिखाता हूँ आपको। क्या अंडरस्टैंड मतलब क्या समझ पा रहे हो इससे, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस डायग्राम को देख के आपको? मैंने कोल एक्सट्रैक्शन। यस, करेक्ट। ये क्या ये खनन किया जा रहा है इधर, और ये सिंक होल बन गया, मतलब है ना, क्योंकि ये ढह खान थे, पूरा नीचे चला गया पूरा, ठीक है। ये खान थी, अब ये मान लो इधर उधर से जो मतलब होल, तो ये क्या सिंक होल टाइप का बन गया, मतलब ये ढह गई नहीं खान इधर से। क्या क्या? हाँ, जमीन धस गई अंदर, ठीक है। ये डायग्राम क्या, एसिड बहुत सारा है। पॉल्यूटेड वाटर है ना। अब ये वाटर देखो नदी में जाके मिलता है तो नदी की क्या हालत होती होगी, मतलब बायोडाइवर्सिटी की क्या, मतलब क्या सोच सकते हो आप? देखो ये देखिए, अब आप देखिए क्या इस मतलब स्थिति है। जहाँ ये माइनिंग वगैरह होती है ना, ये फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ के लोग है ना यार, कितनी बीमारियों से ग्रस्त है, मतलब कितनी बीमारियाँ उनके पर, ठीक है। उनको रोजगार मिला वो तो अलग चीज़ है, बट उनका पूरा जो उनका बिल्कुल तहस हो चुकी है चीज़ें, मतलब जो भुगतता है उसी को पता लगता है कितनी मुश्किल आती है, मतलब। सर इससे ग्राउंड वाटर भी तो खराब हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, सब कुछ। क्योंकि देखो जो फैक्ट्रियों पे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, भैया रिश्वत लेता है, और रिश्वत कोई फिर आपको पता ही है, जब आदमी जब आपके खाने में ही मिलावट आती है, उसमें जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं वही कुछ नहीं कर पाते। आज देखो पनीर है, पूरे हिंदुस्तान में इतना दूध का प्रोडक्शन ही नहीं होता, और आपको पनीर भले ही 1000 क्विंटल पनीर चाहिए तो 1000 क्विंटल पनीर मिल जाएगा, तो कहाँ से आता है वो पनीर, बताओ? यस, क्योंकि भारत में यार इतना दूध होता ही नहीं है प्रोडक्शन, जिस चाय की आपूर्ति भी हो सके आपकी। तो ये सब क्या है, मतलब शादियों में जो मावा बनता है दूध के प्रोडक्ट, तो दूध के प्रोडक्ट तो ज़्यादातर नकली आते हैं। आपको दुकान वाले कह देगा कि 100 रुपये किलो मावा, 200 रुपये किलो मावा, 300 रुपये किलो मावा। तो यार आप सोच सकते हो ना, मतलब तो प्लीज़ इन चीज़ों से, मतलब ये बहुत बुरी स्थिति है खान पान के मामले में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो ऐसे ही होती है, फिर आपूर्ति क्या करें? बिल्कुल, सब पर वो ये यार मिला, मतलब वही तंत्र ऐसा है। देखो लोगों को लगता है कि यार क्या फ़र्क, हमारे हमारे बेटे को तो हम पैसे जोड़ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे यार आपका बच्चा भी तो कहीं कहीं खाएगा ना कुछ तो। बाहर जाके मोमोज पिज्जा तो खाएगा ही। हाँ बस, तो उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे पास तो अरे यार अगर सोसाइटी की स्थिति खराब होगी ना, तो वो ये एक ही डायलॉग जो मैं बार बार कहता हूँ कि जंगल में आग लगेगी तो आज तो आप तक भी आएगी। तो सोसाइटी सबसे मिलके बनती है। आपके पास पैसा हो गया और आपने अच्छा महल बना लिया, तो उससे आप सर्वाइव नहीं कर पाओ, आपको कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। आप भी तो सोसाइटी का हिस्सा हो।
ठीक है। ये तो माइनिंग एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरनमेंट बाय इंड्यूसिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो इससे आपकी जैव विविधता को नुकसान होता है। सोइल इरोजन है, कंटामिनेशन ऑफ सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, सोइल। देखो अब इसमें सब पॉइंट आ गए ना, बायोडाइवर्सिटी आ गई, सोइल इरोजन मृदा अपरदन आ गया, कंटामिनेशन ऑफ सरफेस वाटर भूमिगत जो सतही जल का खराब होना, ग्राउंड वाटर, सोइल। तो बताओ सब पॉइंट इंक्लूड हो गए ना। Yes, इसका आंसर एक और आप बताइए। जो इरोजन है इसमें इफेक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। माइनिंग कैन आल्सो ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ सिंकहोल। देखो ये है ना सिंकहोल, आगे बढ़ा जाए। Yes, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर माइनिंग को हम एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं ना? अगर कोई डेवलपमेंट के लिए स्लैब ले रहा है यस या उसने खनन किया है, तो उसके लिए माइनिंग को रोके क्या या कैसे उससे रिलेशन कर सकते हैं कि माइनिंग जितना हमारे रोड देखो आपकी बात बिल्कुल सही। देखो माइनिंग जरूरी है, बट जैसे आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जो कानून बनाया गया है इंडिया में, आपने सुना ही होगा, तो उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। अगर उसमें ये दो चीज़ें हैं, अगर आपको जितना फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है मतलब, तो फिर उसमें जो कोई भी परियोजना या कोई भी लगाई जाती है ना, उस बेस पे लगाई जाती है कि जितना इकोनॉमिक बेनिफिट है उसकी तुलना में आपकी बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो रहा। देश को कितने अगर आप जितने संसाधन उससे क्रिएट होंगे उससे ज़्यादा आपके संसाधन, आपको बायोडाइवर्सिटी भी संसाधन है ना, आपका वाटर भी तो संसाधन है, आपके वहाँ के लोग हैं वो भी तो आपके लिए संसाधन है ना। अगर आपको आर्थिक बेनिफिट हो रहा है, बट उससे जो आपके बायोलॉजिकल, मानव और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर वो ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल है, तो फिर उस परियोजना का कोई औचित्य नहीं है ना। तो उस हिसाब से जो आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको पूरी तरह लागू करे, उसके हिसाब से सर्वे किया जाए, उसी के आधार पर परियोजना की तरफ बढ़ा जाए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जैसे वहाँ मान लो पॉलिश फैक्ट्री स्थापित किया आपने, तो वहाँ जो लोकल, ये माइनिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपने खनन स्टार्ट किया, तो वहाँ लोकल लोग हैं, या जो लोकल लोग हैं उनके लिए आप ऐसा करो, पहले तो उनको वहाँ से विस्थापित करते हो, बट उनको दूसरी जगह विस्थापित करो तो उनके लिए कुछ रोजगार के अवसर भी क्रिएट किए जाए। लोकल टूरिज्म है, लोकल छोटी मोटी इंडस्ट्री है, या उसमें रोजगार दिया जाए, या फिर उनके लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए और उनको दूर कहीं ठीक ठीक जगह बसाया जाए। मतलब ये नहीं कि आपने उनको 5 लाख रुपए दे के फिर उनकी स्थिति कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो शहरों में कच्ची बस्तियों में रहने को मजबूर हो। तो अगर वो स्लम एरिया डेवलप करेंगे तो वो आपको शहरों के लिए भी नुकसान, तो फिर आपके डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा बताओ। तो ये चीज़, वो इसके अलावा जैसे पानी है, तो आपके वो पानी माइनिंग से जो प्रदूषित हो रही है, तो वो कहीं कभी भी आपके जो नदियों में नहीं मिलना चाहिए मतलब। इसके अलावा यस यस, इसके अलावा जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन स्कीम चलाई ना, क्षतिपूर्तक वन रोपण, तो जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने पेड़ दूसरी जगह लगाए, मतलब उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो मतलब। और गवर्नमेंट के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, जितने भी कानून बनाए गए उनका पूरी तरह पालन किया जाए मतलब। तो ये आपको आंसर में, आपको कभी देखो आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर कभी भी उंगली नहीं उठानी है। बट आप 50 साल के लिए विकास कर लोगे, लेकिन यार आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो छोड़ना है ना। अब ऐसा कर जाओगे यार आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो जाए, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे विकास का। तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो आपका आंसर मतलब रियल में भी ऐसा ही होना चाहिए, आंसर भी ऐसा लिखना है कि आपको जो सस्टेनेबल अप्रोच है ना डेवलपमेंट की, वो ध्यान में रखनी है कि आपकी जो करंट जनरेशन है उसकी नीड भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। संसाधन का मतलब ये नहीं कि आर्थ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज भी बचे रहें, अच्छा एनवायरनमेंट भी बचा रहे। अब दिल्ली में आप रहते हो, अब दिल्ली में जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके लिए कई बीमारियों से वो ग्रसित होते हैं।
तो यार आप कितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर जाओ, जब आप बच्चे का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा उसका, बताइए। आप पैसा दे के या हॉस्पिटल में, हाँ बताओ। इसके रिगार्डिंग अपडेट करना चाहूँगा। बताओ। आइडियोलॉजी से इसके रिगार्डिंग वो टेक्नोलॉजी का अभाव है। कभी-कभी सरकार क्या करती है, वो जो पेट्रोलियम का सोर्स हुआ है, वो इम्पोर्ट करना, उसी का यूज़ करना, बिना देखे ना उस ओल्ड सोर्स का ना खनन करने लगती है। लेकिन आप ऐसा कभी करता नहीं है। हाँ तो इसलिए जो वो टेक्नोलॉजी जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें सब कुछ इंक्लूड है ना, मतलब वो अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो एक ये टेक्नोलॉजी उसी का एक हिस्सा, मतलब कितना लाभ हो रहा है उसी, वो उसी में आप ऐड कर सकते हो, उसी का हिस्सा है एक तरह से वो, मतलब। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन 2018 में एक बात समझ में आया कि नहीं, कि यहाँ पर सोना मिलेगा, यहाँ पर खनन आदि सरकार के क्रेडिट में ना वो खनन किया था, सर आपको पता है कुछ? वो नॉर्मल एक छोटा सा वो होता है, तो गवर्नमेंट है वो, देखो व्यवहारिक रूप से वो अलग चीज़ें हैं। आपको देखो आपको आंसर। ऐसा ऐसा मैं तो ये है कि इसके यस। रिगार्डिंग हम कुछ कर सके, दोनों चीज़ों को ट्रांसफरेबिलिटी करने का सर, उसको प्रॉपर सिस्टम को बनाना चाहिए। जैसे क्या करना चाहिए कि ना, माइनिंग के लिए जो फ्लावर सोर्स मिलेगा वो जगह मान सकते हैं। यस। एक्चुअली ये है कि यूएस है हमारा कैपिटलिस्ट है, वहाँ करेंगे, वहाँ तो करेंगे। यूएसए तो नहीं कर, देखो उसका ये गवर्नमेंट को अपने यहाँ लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी भारत में वो कमी नहीं थी, इसमें यही है ना यार। तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च है उसको कहाँ बढ़ावा दिया जाता है, भारत में इज्जत ही नहीं है। उनके यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करोगे तो भारत में सब डुप्लीकेसी होती है चीज़ों में। आप सब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी स्टूडेंट हैं बाहर के, आपको पता है कितनी डुप्लीकेसी होती है। जेआरएफ में अच्छा खासा पैसा देती है गवर्नमेंट, पर कौन करता है उसको मेहनत से, बताओ। तो देखो सब जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। यस सर। देखो अभी तो, देखो व्यवहारिक चीज़ें, आपको तो यूपीएससी के एग्जाम पास करनी, मुद्दा यार सिस्टम के लिए अच्छा काम करना है। देखो व्यवहारिक चीज़ें, कई सारी चीज़ें आपको भी पता है, हमको भी पता है क्या होता है, बट आप सिस्टम का हिस्सा बनिए, ताकि आप अपने जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आप वर्क कर सको, मतलब क्योंकि वो तभी हो पाएगी जब आप सिस्टम का हिस्सा बनोगे, ठीक है। ठीक है सर। तो लीकेज, देखो लोग तभी सुनते हैं भाई, आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने विद्वान हो, अगर आप में नॉलेज नहीं है, वो सॉरी नॉलेज है लेकिन आपको पद नहीं, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपके पास पद होना चाहिए तभी आपकी लोग बात सुनेंगे, करेक्ट। यस सही सर। बात है। तो पहले पद प्राप्त करिए, फिर चीज़ें, कोई नहीं तो पद हो जाएगा तो अपने आप ही सुन लेंगे, कोई नहीं है ना। द लीकेज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम माइनिंग साइट्स कैन बी आल्सो हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन आर। तो ये जो आपका लीकेज होता है ना, जो उसके आसपास के लोगों के लिए, वो तो पढ़ ही लिया आपने। देखो इन सम कंट्रीज, मतलब भारत भी उनमें, माइनिंग कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू एडर द रिहेबिलिटेशन, और जो एनवायरनमेंट कोड है, जो पुनर्वास का है ना, माइनिंग, वो जहाँ माइनिंग की जाती है, उस माइनिंग खत्म होने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करे जिनको ओरिजिनल स्टेट, मतलब जो उसकी पहले स्थिति थी, बस ऐसा हो सकता है कि बताओ। मतलब करने के लिए वो इम्पॉसिबल है, हाँ करते नहीं है ना बहुत कोई भी, ज़्यादा स्ट्रेस, बिल्कुल। तो बहुत वह, ज़्यादा स्ट्रेस है उससे। पर देखो वायलेशन ऑफ सच रूल्स आर क्वाइट कॉमन, मतलब इस टाइप के जो आपको पता ही है, कोई पालन नहीं करता ना। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, ठीक है। आपकी एयर क्वालिटी ख़राब होती है, ये तो पता ही है सबको। आपको पोल्यूशन बढ़ता है, चाहे आप फैक्ट्री हो वहाँ उससे बढ़े, या जैसे कोयला खनन है, कोयला खनन जहाँ होता है ना भाई, वहाँ आसपास के लोग कई सारी बीमारियों के शिकार होते हैं। तो उसमें वर्कर होते हैं जो नियर बाई, जो पॉपुलेशन रहती है ना, वो बहुत, मतलब वहाँ कितने व्हीकल चलते हैं, और उनका जो कण उठते हैं ना, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, उनसे सब कितना मतलब पोल्यूशन होता है, छोटे छोटे कण होते हैं उनसे, ठीक है। आपके आसपास के पेड़ पौधों पे जम जाएंगे, खेतों में जम जाएंगे, आप फसल का उत्पादन नहीं कर सकते, बहुत कई सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, और अदर टॉक्सिक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सच पार्टिकल, ये सब
तो ये क्या करते हैं, आप पोल्यूटेंट्स कैन डैमेज द हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग नियर द माइनिंग से उनकी, ठीक है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी हो जाएगी, श्वसन संबंधी और एलर्जिक प्रॉब्लम, ठीक है, कई सारी एलर्जी। क्लियर। वाटर पॉल्यूशन, वन मिनट, क्या हो गया इसमें, हैंग हो गया लैपटॉप यार। वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा, ये तो ठीक है। तो मेटल है, वहाँ से फैक्ट्री, वो क्या नाम है, खनन से जो मेटल निकलेंगे, उनसे कोई भी सेंडिमेंट है वो बह के एसिड ड्रेनेज होगा, तो वो सब पानी को आपके सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को प्रदूषित करेगा ना। तो ये देखो पॉन्ड्स है, ये टेलिंग को अंडरग्राउंड माइंस है, वेस्ट डिस्पोजल एरिया है, सब कुल मिला के बात, ये जो पूरा आसपास का मतलब जो आपका तंत्र पूरा सिस्टम है ना, उसको खत्म कर देगा कुल मिला के बात ये, ठीक है। ये क्या नाम है, तालाब वाला वो उस टाइप का बन जाता है ना, गड्ढा टाइप का, उसमें पानी वानी भर जाता है फिर। हाँ वैसा ही, मगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग में देख लेता हूँ क्या है, उसी टाइप का रहता है ये। टेलिंग वही है ना, मतलब जैसे आपका पानी बहा और उसको जो एक तालाब टाइप का रूप दे दिया जाता है ना, मतलब तो वो एक तालाब टाइप के रूप में इकट्ठा हो जाता है, वो होता है टेलिंग पॉइंट। तो टेलिंग मतलब टेलिंग पॉइंट्स आर द इन इंजीनियर डैम और डाइक्स फैसिलिटीज यूज फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ टेलिंग मटेरियल। जो टेलिंग मटेरियल जो अवशेष होता है ना, ये खनन वनन से इनसे मतलब वो उस टाइप को ठीक है ना। टेलिंग पॉइंट में टेलिंग जो खने वो पदार्थ निकल को टेलिंग कहा जाए, और उनका पॉइंट मतलब जो वो बह के एक तालाब टाइप का एक रूप धारण कर ले, उसको टेलिंग वो पॉइंट कहते हैं, तो ठीक है। ठीक, जैसे आप खनन कर रहे हो कोई गड्ढा टाइप का और पानी आपका बह के, तो वो टेलिंग पॉइंट होगा। टेलिंग मतलब अवशेष टाइप के होते हैं ना, वो जाके बह के एक इलाके में जमा, वो टेलिंग मतलब अलग से बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉल्यूशन के एक सोर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंडिमेंट्स है, ये सोइल इरोजन का सिल्टेशन होता है ना, इसकी वजह से गाद जमा हो जाती है, जो नदियां हैं जो जल धारा है उनके उसमें धरातल, ठीक है। तो उनके जो भाव है, उनका जो प्रभाव उनको प्रभावित करती है ना। देखो इसके अलावा इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, आपके इरिगेशन को प्रभावित करेगा, स्विमिंग, फिशिंग, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है, अदर एक्टिविटीज डिपेंडेंट ऑन सच वाटर, ठीक है ना। तो आपका कुल मिला के जो डेली एक्टिविटी है ना मानव की, उनके आसपास नियर बाई एरिया में रहता है, वो प्रभावित होगी ना उससे। इसके अलावा हाई कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन वाटर बॉडी पोज ए सर्वाइवल थ्रेट टू आपके एक्वेटिक फ्लोरा एंड फ्यूना है, टेरिस्ट्रियल स्पीसीज है, डिपेंडेंट ऑन, उनके लिए भी नुकसानदायक होगा। अब देखो आपने मेरीन पोल्यूशन पढ़ा, तो कितनी चीज़ें कॉमन है दोनों में, बताइए। Yes, acidic water released from the metal mines and coal mines also drain into surface water और ships blow ground to acidity, तो ये ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करते हैं, उसकी अम्लीयता बढ़ाते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ नॉर्मल पीएच ऑफ वाटर कैन डिसास्ट्रस इफेक्ट ऑन लाइफ सस्टेन, तो अगर उसका पीएच मान और कम होता जाएगा तो खतरनाक होता जाएगा ना, उसके लिए अम्लीय हो जाएगा तो नुकसानदायक होगा ना वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए, जीव जंतु के लिए, मानव के लिए, ठीक है।
आगे बढ़े। अब कितने सारे पॉइंट मिल गए बताओ, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत है इनके अलावा? द क्रिएशन ऑफ लैंडस्केप ब्लॉट्स लाइक ओपन पिट्स है, पाइल्स ऑफ वेस्ट रॉक है, ड्यू टू माइनिंग ऑपरेशन कैन लीड टू फिजिकल डिस्ट्रक्शन। देखो अब जो अभी आप इससे क्या नाम है अवशेष बचते हैं खनन से, वो क्या भूमि पे इकट्ठे करते, तो वो अगर भूमि पे इकट्ठा होगा वो उनको मतलब वो थोड़ा, तो वो तो आपकी जो भूमि का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो तो खत्म हो जाएगा ना, नुकसान तो होगा ना। सच डिसरप्शन कैन कंट्रीब्यूट टू डेट्रियोरेशन ऑफ एरिया, आपकी वहाँ की फ्लोरा एंड फूना मतलब आपकी वनस्पति और आपकी जो जीव जंतु उनको काफ़ी नुकसान होगा ना। और एक बार देखो, अगर आपकी पोल्यूशन संबंधी एक्टिविटीज है, ये माइनिंग एक्टिविटीज है, इनकी वजह से अगर वहाँ का जो फीचर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या बायोलॉजिकल वो बायोडाइवर्सिटी वो ख़त्म हो जाती है, तो वो रिप्लेस नहीं हो पाएगी कभी, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है इतना पोल्यूटेड हो जाएगा ना, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी फ्यूचर में। क्लियर, आगे बढ़े। देखो सोइल लेयर अगर वो रिमूव होती है तो डीप अंडरग्राउंड डिगिंग है, अगर आप आसपास गहरी खाद, तो आपके जो आसपास के रोड्स है, बिल्डिंग है एरिया की, ये भूकंप वगैरह क्यों आते हैं? अभी राजस्थान में भूकंप क्यों आया? उसके लिए जो ये माइनिंग है ना रावली एरिया में, पत्थरों की, मार्बल्स की, वो एक रेस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल लीड और माइनिंग इन जेलेना कंसांस कहाँ है, कौन से देश में है? 1980 से लेके 85 तक ये क्या 500 सब्सिस्टेंस कोलैप्स हुए, मतलब आंतरिक भाग में ऊपर वो टकराव हुए, तो उसकी वजह से उसको बंद कर दिया और खदानों को ही, मतलब ये कौन से देश में, ये बताओ? यूएसए में ना, कंसांस राज्य, करेक्ट, थैंक यू, एक्सीलेंट। अब इसको बाद में फिर ओपन किया गया 94 से 95, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ पता है इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाए ना, इसमें तो कुछ नहीं है ना, ऐसा पढ़ लीजिएगा ना। देखो ए लैंडस्केप अफेक्टेड बाय माइनिंग कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, मतलब जो रिकवर होने में ना काफ़ी टाइम लगेगा ना। मतलब हील का मतलब होता है जख्म बढ़ना, उसका ठीक होना, रोग मुक्त करना, तो जो भी उसको घाव हुए उसको बहुत मुश्किल से हो पाएगा ना। रेमेडिएशन एफर्ट्स डोंट ऑलवेज इंश्योर दैट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया इज रिस्टोर्ड, कोई जरूरी नहीं उसकी बायोडाइवर्सिटी कब रिकवर हो। स्पीसीज, कई स्पीसीज हमेशा परमानेंटली लॉस्ट हो सकती है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए भी खत्म हो सकती है। ओके, तो क्लियर हो गया ना, कितने सारे पॉइंट आपके मिल गए, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, समझ आ गई चीजें। एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इशू, देखो मकराना माइंस, मार्बल माइंस है ना राजस्थान में, द ग्रेनाइट माइंस ऑफ कर्नाटक लेफ्ट लार्ज, जो पृथ्वी पे इतने सारे होलों गए, और दामोदर मतलब रिवर की वजह से कई सारे मतलब पोल्यूटेड, वो कोयला मारने की वजह से दामोदर रिवर प्रदूषित हो गई, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो गया। इसके अलावा आपके जो लोग हैं उनमें देखो, ये तो गए एनवायरमेंटल इफेक्ट हो गए, तो जो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए इतना, तो यही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गए ना, राजस्थान की मार्बल माइंस, ग्रेनाइट माइंस कर्नाटका की,
और दामोदर माइंस के आसपास कोल खनन। ठीक है, देखो इसके अलावा जो आपके एरिया में जो कितनी बीमारियां होती है इस टाइप के, इनमें फिब्रोसिस, न्यूमोनियो न्यूमो कोनियोसिस, सिलिकोसिस, इस टाइप की बीमारी। अभी बीमारी का नाम लिख दो आप खनन से कौन कौन सी, तो आपके वैसे ही नंबर, कौन कौन सी इलाके में पर्यावरण को नुकसान हुआ, कौन कौन सी बीमारी, तो आपके नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएंगे ना। इसके अलावा वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड रिवर इन माइनिंग एरिया बिकम एसिडिक अनफिट, जैसे मेघालय की कोपिली रिवर है वो प्रदूषित हो चुकी है, दामोदर रिवर प्रदूषित हो चुकी है। अब ये आंसर में लिखोगे तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे आपको, बताओ। इसके अलावा जो एयर है, बताओ इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल लिखोगे, मुझे बताओ आप। बताइए। बस तो अब गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए गए, देखो देखो स्टार रेटिंग ऑफ माइनिंग लीज टू एस्टेब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ये रेटिंग प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट माइनिंग सेक्टर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, इसके लिए मतलब भाई इस टाइप की स्टार के, अगर आप इस टाइप का काम करोगे तो उस टाइप, तो उस हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा देखो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइन बिटवीन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है ना, भारतीय खनन ब्यूरो और नेशनल रिमोट सेंसिंग 2016 में। तो ये क्या करता है कि ये रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है वो मॉनिटरिंग करता है सैटेलाइट के द्वारा इलीगल माइनिंग को। अब ये एग्जाम्पल लिखते तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। The mining surveillance system is launched to check illegal mining through automatic remote sensing detection technology. ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट, आगे बढ़े। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन फंड बनाया गया है, तो जो कि आसपास का माइनिंग अफेक्टेड एरिया है ना उनके कल्याण के लिए वर्क करे, मतलब प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत। क्लियर, जिला खनिज फाउंडेशन कोष बनाया गया है जो माइनिंग से प्रभावित एरिया है लोग उनके लिए, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत। इसके अलावा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी हैज बीन रिलीज्ड प्राइवेट एट्रैक्ट, ठीक है, ये घोषित की गई इसके रिगार्डिंग। तो इसके अलावा 100% FDI परमिटेड बाय ऑटोमेटिक रूट फॉर माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल ओर्स एंड अप्रूवल रूट फॉर माइनिंग ऑफ टाइटेनियम। तो इससे क्या विदेशी तकनीक आएगी, अगर विदेशी तकनीक आती है तो अगर FDI को वो मिलेगा तो उससे क्या बाहर की तकनीक भी तो आएगी ना, अगर कोई खनन करना चाहेगा तो इंडिया में। आगे बढ़े। देखो देयर इज नीड फॉर एक्सपेडिशन और क्लियरेंस प्रोसेस फॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल। देखो आपकी जो प्रोसेस है ना क्लियरेंस प्रोसेस, ये सही होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। अगर इसमें कोई पैसा दे के आएगा और वो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो लोग पैसा देंगे इसके माध्यम, अब पैसा लगेगा तो फिर लोग तो क्या, जो पैसा आपने मतलब दिया हुआ है कहीं, तो वो तो कमाने के लिए तो उल्टा पुल्टा काम तो करेगा ही ना वो। बताइए, तो आपकी जो क्लियरेंस प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब इसके अलावा जो आपका ये है जो माइनिंग रिलेटेड जो कानून है ना उनका बिल्कुल कठोर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। जैसे आप ये रेट होल है, बैन ऑन रेट होल और अनसाइंटिफिक माइनिंग है ना, टू प्रिवेंट माइन रिलेटेड एक्सीडेंट, उन पर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। जो आपकी साइंटिफिक तरीके से माइनिंग हो। रेट होल का मतलब क्या है बताइए, किसी को आइडिया हो तो बताइए।
आवाज नहीं आ रही है आपकी? आप बोलिए बोलिए, जो भी बोल रहे हो बोलिए आप। रेनफॉल में बेसिकली कोयले की जो खदानें होती हैं वो बहुत गहरा डिस्प्ले करती हैं। हाँ, और उसमें कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, वो चूहे का बिल होता है ना, इस टाइप की जो खदानें होती है ना, मानव उनको के द्वारा मतलब बिना कुछ टेक्नोलॉजी के, उनको क्या कहा जाता है, रेट होल माइनिंग। ठीक है। और सर आपको अगर छोटे बच्चों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के तौर पर रखा जाता है ताकि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर छोटा होता है ना, तो वो रेड फाउंड में जाके माइनिंग करें तो आसान रहता है। बिल्कुल करेक्ट। तो वो आप लोगों ने आंसर बताया दोनों ने, तो आपको नॉलेज सबको है, पर क्या, अब तो आप सब जानते हो, आपको पता है, बताया करो मतलब, और ये लिखा भी करो। ठीक है, अच्छा बताया दोनों। ठीक है। देखो, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉक अलोकेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर शुड बी एस्टेब्लिश। ठीक है, पूरे पारदर्शी तो होनी चाहिए, नियम के आधार पर आवंटन होना चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ए बेटर वे ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन, सर्विलेंस सिस्टम, निगरानी तंत्र होना चाहिए और तकनीक का यूज किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल पॉपुलेशन, जो इनका विस्थापन हो रहा है उनके लिए प्रॉपर पुनर्विस्थापित वो होनी चाहिए नीति। इसके अलावा ट्राइबल्स हैं उनके राइट्स को अकॉर्डिंग टू लॉ सम्मान किया जाए। ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर एलोकेटिंग द प्रोजेक्ट। ये लिखना ही लिखना है आपको आंसर में, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके आंसर में दम नहीं रहेगी। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर उस पर कोई भी परियोजना है आपकी, कोई प्रोजेक्ट है, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है, वो खरा उतरता है तो वो करेक्ट है, मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, सोशल साइंटिफिक सब कुछ इंक्लूड कर लिया जाता है। तो आपको प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर अलोकेटिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आता है ना, वो टू कंस्ट्रक्ट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एफर्ट्स शुड बी मेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ लोकल। आप देखो इसमें सब इनको जो उसका फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप, मतलब फिजिकल का मतलब ये आवास वगैरह, सोशल का मतलब ये होता है ना, पता सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा बताइए? सर स्कूल कॉलेज। यस करेक्ट, गुड। स्कूल है आपका, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ये होगा आपका सोशल। थैंक यू। ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनजीटी। देखो ये भूल गए थे ना अपन, अब एनजीटी भी, अब ये चीजें हैं। देखो एनजीटी भी एक अपने आप में एनवायरनमेंट का, अब आपने मेरीन पोल्यूशन के रिगार्डिंग हम एनजीटी को तो भूल ही गए थे हम, बताओ। तो जो एनजीटी की गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट के संरक्षण के रिगार्डिंग आजकल एनजीटी बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा एडोप्टिंग ग्लोबल प्रैक्टिसेज इन ऑपरेशन एंड इंश्योरिंग सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स इन द माइनिंग सेक्टर, अंडरटेक मेजर टू अवॉइड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। मतलब जो भी आपके जो कार्मिक है उनके रिगार्डिंग उनके लिए साइंटिफिक कंडीशन होनी, मतलब पूरी एक अनुकूल कंडीशन हो, ग्लोबल प्रैक्टिसेज है इनमें उनको अपनाया जाए, ताकि जो वहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कई बार डिजास्टर होते हैं, उनसे बचा जा सके। और भारत में देखो ये एप्लीकेबल होते हैं एनवायरमेंटल लॉ माइनिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। तो ये 4 कानून हैं। तो आप बताइए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कौन से कानून के तहत है? यस करेक्ट। तो बताइए
अब मुझे ये बताइए कि आपने दो टॉपिक पढ़े, आपने मेरीन पोल्यूशन पढ़ा और आपने माइनिंग पोल्यूशन पढ़ा। तो मुझे आप एक बात बता दीजिए, इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है कि मुझे बताओ, अगर इनको पढ़ के आप आंसर नहीं लिख सकते अच्छा, लिख सकते हैं सर इजीली। तो मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि आप जीएस में मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन्हीं के नोट्स बना लो, और जो मैंने बुक्स बताई है ना आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की, इनको आप प्लीज़ पढ़ते रहो। मेंस में आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना पीपीटी, इनके नोट्स बना लो। इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं, हिंदी वाले इनका थोड़ा ट्रांसलेशन कर लो, और कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लिया करो। और आप अपनी ऑप्शनल पे फोकस रखो। आप एक तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो, और एक एनसीईआरटी आती है ना 11th क्लास, वो पढ़ो। ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। हिस्ट्री की मैंने 4 बुक बताई है, एंशियंट की रामचरण शर्मा की, मिडाइवल की आपकी सतीश चंद्रा की, स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया, ये बुक आप पढ़िए। इसके अलावा एक करंट की मैगजीन पढ़ते रहो, या फिर आप न्यूज पे, करंट की मैगजीन तो पढ़नी है मेरे हिसाब से, विजन की सबसे बढ़िया है मेंस के हिसाब से। और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर पढ़ सकते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, नहीं तो एक दृष्टि की साइड पर डेली करंट अफेयर्स आता है, उसका रिवाइज उसको देख लो, और फिर मंथली मैगजीन पढ़ लो। इसके अलावा आप अपने ऑप्शनल पे फोकस रखो। और जीएस का जो ये गवर्नेंस और ये तो आपकी मैगजीन में आ जाता है, और जो बचा कुछ बेसिक है इथिक्स वगैरह इंटरनल मैं करवा दूंगा पूरा, वो मेरी गाइड। सोशल इशू हुआ, ज्योग्राफी का कुछ पार्ट हुआ जो आपके प्री में नहीं, वो मेंस के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक अलग है। पॉलिटी का कुछ पार्ट हुआ है, आईआर का, आईआर आपका मैगजीन से क्लियर हो जाए, बेसिक में पढ़ाई। इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट हुआ, तो इतना पढ़ लीजिए आप। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक्स में देखो क्वेश्चन आते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, बेसिक आप एनसीईआरटी पढ़ लो। इसके अलावा मैं बुक्स बता ही दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ लीजिएगा, और बेसिक तो पूरा पहले भी पढ़ा है, दोबारा उसको रिवाइज करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये मैं वो पढ़ लूँ, वो बुक, कुछ भी बुक मत लाइए, आप अपने ऑप्शनल पे फोकस करिए। और जो प्री के रिगार्डिंग 3-4 बुक मैंने बताई वो पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, और डेली दृष्टि से करंट का देख लीजिए। कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख सकता हूँ। लिखने की प्रैक्टिस करिए आप। 25 मैं 5-5 क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ ना, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको लिखिए डेली।